लड़के सोच रहे वैलेंटाइन डे का, बच्ची सोच रही है बसंत पंचमी का, टीचर सोच रहा है टेस्ट सीरीज का, मनों का मिलन ही नहीं हो रहा है, सबकी सोच अलग अलग राह पे चल रही है। चलो उनके लिए हम लोग सोच रहे हैं बेटा वो टेस्ट सीरीज ही है। चलिए दोस्तों, सब वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट, नाम क्या दोस्तों इसका? ऑडिट। चलिए ऑडिट के अंतर्गत दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में। क्या तुम्हें याद है? यस, चलो बेटा। तो गवर्नमेंट ऑडिट का क्वेश्चन बैंक पे आ जाएंगे एक बार, ठीक है। क्वेश्चन बैंक किस टाइप के आते हैं गवर्नमेंट ऑडिट में, चेकआउट कर लेते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट कहाँ चला गया है? ये रहा बेटा पेज नंबर 101, 101 बेटा शगुन पेज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एक्सप्लेन इन डिटेल द ड्यूटीज ऑफ कैग। कैग की ड्यूटीज अगर आप अपनी बुक में आएंगे तो आपके सामने थी वहां पर, कंपाइल दी बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन, फिर ऑडिटिंग करना, फिर वो अपना स्टोर्स एंड इन्वेंट्री वाला था, बहुत सारी चीजें थी। चलो सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर में अलग अलग यहाँ पे सारे ऑडिट्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसका अगर होलसेल और रिटेल क्वेश्चन दोनों आता है जैसा मैंने आपको बताया था, यस और नो, तो यहाँ पर ये बड़ा वाला क्वेश्चन एकदम दिख रहा है, यस और नो, यस। चलो फिर यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेन ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटरी सीक्स टू एंश्योर दैट एक्सपेंडिचर कंफर्म टू सर्टेन प्रिंसिपल। तो ऑब्वियस सी बात है इस पर अपन को किसका राइट शॉर्ट नोट लिखना होगा? प्रोप्राइटरी ऑडिट का, ठीक है। प्रिंसिपल यही थे, क्या आपको याद है? मैंने आपको बताया था ये सारे प्रिंसिपल, हाँ ओके। तो जितने दिए बुक में आप उतने भी कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में कोई एक आध पॉइंट इजी लगे आपको और लग रहा है कि यार ये मेरे को याद रह सकता है, उसे बुक में कॉपी पेस्ट कर दीजिए। मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो अलग से लगे कि यार नहीं यार ये तो बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। तो बाकी ये कॉमन सेंस वाले एग्जाम्पल जैसे वेस्टेज आर अवॉइडेड इन एक्सपेंडिचर, भाई अगर मैं मालिक हूँ तो मैं तो यही चाहूंगा ना वेस्टेज ना हो। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट में भी अपन क्या चेक करते हैं कि वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ये एक्सपेंडिचर ब्रिंग आउट ऑप्टिमम एंड्यूरिंग बेनिफिट इंस्टेड ऑफ मियरिंग फिटरिंग अवे द पब्लिक मनी। जो काम हम कर रहे हैं एक्चुअली में उसका मजा भी मिलना चाहिए, वो लगना चाहिए कि हाँ जो काम किया है, जो पैसा लगा है उसका क्या मिले? वैल्यू फॉर मनी। मैंने एग्जाम्पल दिया था 10 करोड़ की शादी करोगे और लोग बोल रहे हैं खाना ढंग का नहीं है, तो अपना पूरा 10 करोड़ बेचना। मजा तो तब आएगा जब 10 करोड़ की शादी करने के बाद लोग ये बोलते अरे यार ऐसी शादी जिंदगी में और कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो फिर अपना 10 करोड़ लगाने के बदले 11 करोड़ भी लग जाता तो अपन को लगता कोई दुख नहीं बेटा। तो वही वाली चीज है। तो ये कॉमन सेंस वाले क्या लिखे? पॉइंट लिखे हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको? पक्का? तो आप इसको यहां से याद कर लीजिएगा, सिंपल है। क्वेश्चन बैंक में इसीलिए कुछ चीजें अलग से दी हुई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? कैग पावर, ठीक है, तो वो आप खुद ही कर लेंगे। कैग की पावर्स अपने ITIG पढ़ी थी, याद है? ITIG इंस्पेक्शन, ट्रांसमिशन, इंक्वायरी और गवर्नमेंट कंपनी। फिर ये क्या है बताइए? कंपाइलिंग दी अकाउंट्स को लेकर के, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था कंपाइलिंग दी अकाउंट्स को लेकर के, उसको है। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें दी हुई है, इतनी चीज़ें नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, जस्ट एक रीड मान लेना। बाकी मेनली जो मेरी बुक में दिया वो भी 2-3 पॉइंट दिए, वो भी सफिशिएंट है 3 मार्क्स के लिए, तो उतना आएगा। वो भी लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ थोड़ा ज़्यादा ज्ञान ज़्यादा दिया है, तो वो नहीं भी लिखा अगर आपने जो क्वेश्चन बैंक में, तो वो चलेगा। तो चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं फ्रॉम बुक, ठीक है। तो आंसर इसका कहाँ पर? बुक में भी अच्छा कंटेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर वाला है, ये तो हो ही जाएगा। फिर ये किसके बारे में बताइए? ऑडिट ऑफ सैंक्शन के बारे में, ये भी हो जाएगा भाई। ऑडिट ऑफ रिसीट्स के बारे में हो जाएगा क्या? डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट वही दिया पोसी, यस और नो, तो इसको भी फ्रॉम बुक कर लेना। हाँ ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है ना इसमें, ओके। तो ऑब्जेक्टिव वही है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव अगर अपन बात करें, कहाँ दिया ऑब्जेक्टिव? अच्छा नीचे दिया, अकाउंट फॉर पब्लिक फंड, यही तो काम है हमारा। अप्रेजल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड बेसिस फॉर करेक्टिव एक्शन। तो ये चाहो तो ये लर्न कर लेना। वैसे हमारे मॉड्यूल में नहीं है ये, अभी नए मॉड्यूल में नहीं है, था पहले। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट मेरी पुरानी बुक में दिया है, मैंने अभी डिलीट किया था क्योंकि हमारे मॉड्यूल में नहीं है। बट भरोसा नहीं है, शायद क्वेश्चन आ जाए। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन तो कॉपी पेस्ट करेंगे, तो वो तो पीछे को उठाएंगे, कॉपी पेस्ट करके ऑब्जेक्टिव भी डाल देंगे। और हो सकता है कुछ बच्चे कॉमन सेंस से ऑब्जेक्टिव लिख भी ले। भैया ऑब्जेक्टिव तो वही है ना जो पूरा गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ा,
तो अपन वही लिख देंगे कि एक्सपेंडिचर अच्छा होना चाहिए, एक्सपेंडिचर में इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, खराब वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, सैंक्शनड होना चाहिए। तो वैसे ही कुछ कुछ मनगढ़ंत लिख देंगे, उस समय ऐसी आत्मा आ जाती है कि अपन सब कुछ लिख पाते हैं। तो किसी ने लिख भी दिया और वो आपने नहीं लिखा तो ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहां पर अपने क्वेश्चन बैंक में है, इसे लर्न कर लेना 3 पॉइंट, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो फिर ये क्या बोला गया है, Government audit is neither equipped nor intended to function as an investigating agency to pursue every irregularity to its logical end. Explain. तो भाई ये यहाँ पर क्या बात करने की बात कर रहे हैं कि भैया यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑडिट है बोले वो इसीलिए नहीं होता है ताकि हम एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरह काम करें और हर इरेगुलरिटी या हर चीज़ों को अपन लॉजिकल एंड तक के लेकर के जाएं। तो कुल मिलाकर के ये टाइप का क्वेश्चन भी अपने बुक में नहीं है लेकिन आरटीपी में आया हुआ है, तो अपन को इज्जत देनी पड़ेगी। ठीक है, ड्यूटीज इसलिए लिखना जरूर मतलब अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि एक्चुअली में ना ये इनका फोकस कुछ और है। वो ये बोल रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑडिट एक तरीके से क्या किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कराया जाता है। तो एक्चुअली में वो कारण नहीं है। गवर्नमेंट ऑडिट का मेन कारण है कि वो ऑडिट करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हो, किसको दे देते हैं, प्रेसिडेंट को इन केस ऑफ सेंट्रल, और स्टेट लेजिस्लेचर में मतलब गवर्नर को दे देते हैं इन केस ऑफ स्टेट। तो वही चीज को इन्होंने बस थोड़ा फैला करके लिखा है। देखो क्या लिखा है, इन इंडिया द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट इज डिस्चार्ज बाय इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑफ कैग थ्रू द एजेंसी ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ऑडिट इज नेसेसरी फंक्शन टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नीड टू बी टेस्टेड एट द टचस्टोन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। द कैग इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स ड्यूटी वॉचेस द वेरियस अथॉरिटी एक्ट इन रिगार्ड टू फाइनेंशियल मैटर in accordance with constitution and the law made in the parliament and conform to the rules and order made there under। मतलब एकदम बेसिक बातें लिखी है, इसको भी लर्न करके लिखेंगे। ठीक है, फिर अगेन वही क्वेश्चन आ गया, डिफाइन गवर्नमेंट ऑडिट एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इसके बारे में बात किया गया, एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटरी। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ ही था कि मैंने बताया था 4 पॉइंट का होलसेल और उसके अंदर भी 2-3 पॉइंट का ये रिटेल क्वेश्चन, तो वो रिटेल वही है। फिर ये प्रोप्राइटरी ऑडिट के ऊपर अगेन एक आंसर है, वो देख लेंगे। ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड अकाउंट्स जो मेरे यहाँ टेबुलर फॉर्मेट पे दिया है उसी को इन्होंने पूरा लाइन बाय लाइन अच्छे फॉर्मेट पे दिया है, देख सकते हैं। ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स दिया हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू ग्रांट्स, ठीक है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये अपन स्पेशल ऑडिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है, स्पेशल ऑडिट का। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ लोकल बॉडी ऑडिट, ये भी स्पेशल ऑडिट में पढ़ेंगे। ठीक है, मीनिंग ऑफ म्युनिसिपैलिटी स्पेशल ऑडिट में पढ़ेंगे। डिटेल ड्यूटीज ऑफ कैग, कैग की ड्यूटीज बतानी है। उसके बाद प्रोप्राइटरी ऑडिट के बारे में बताना है। उसका डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज वो जाएगा। पावर ऑफ कैग बताना है। ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड अकाउंट्स है। फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट दोस्तों, लोकल बॉडी। अगेन ये कहां पर मिलेगा अपन को, स्पेशल ऑडिट। फिर ये किसके ऊपर है, स्पेशल ऑडिट, एनजीओ। ये सब स्पेशल ऑडिट का ही पार्ट है, एनजीओ, म्युनिसिपल गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर है ना बेटा। इसी सेक्शन 143(5) सप्लीमेंट्री ऑडिट टेस्ट ऑडिट दिया आया। तो मतलब कुल मिलाकर के बार बार क्वेश्चंस आएगा किसके ऊपर, ड्यूटीज, पावर्स, प्रोप्राइटरी ऑडिट के ऊपर तो सबसे ज्यादा है। बाकी अगेंस्ट रूल्स हो गया, प्रोविजन हो गया, सैंक्शन हो गया, एक्सपेंडिचर, वही चीजों के ऊपर आना है। समझ में, इसका कोई केस स्टडी टाइप का नहीं, इसलिए मैं इसका क्वेश्चन बैंक को बहुत हल्के में लेके जा रहा हूं। बस आपको मिलवा दिया कैसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये थ्योरी टाइप का कंसेप्ट है ना। वो ऐसे वाले क्वेश्चन अपन एक एक देखे थे, 501 वाले, और वो सब एक एक क्यों क्वेश्चन के अंदर डीप में गए थे, क्योंकि केस स्टडी था, क्वेश्चन समझना मुश्किल था। यहाँ क्या समझना है, आपको दिख जाएगा वो कि भैया ड्यूटीज पूछ रहा है, लिखना है ड्यूटीज, वो तो पता ही है अपन को। कुछ आया समझ में कि जा रहा है, आया पक्का। चलो चलो भाई, आज के 12th है ना, ठीक है। चलो बताइए, कोई भी डाउट इसमें, फिक्स।
चलो अब अपन एक और कंसेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, और नेम ऑफ द कंसेप्ट इज ऑडिट ऑफ इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। निकालेंगे ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। चलिए बताएंगे क्या बोल रहा हूं दोस्तों यहाँ पे। ऑडिट इन व्हाट दोस्तों? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। क्या मैं जान सकता हूं व्हाट इज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? हाँ बताओ, व्हाट इज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? जहां पर किसका इस्तेमाल हो रहा होगा? कंप्यूटर्स का, सॉफ्टवेयर्स का। तो जहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर का, ऐसी बड़ी बड़ी एंटिटीज के अंतर्गत जब हमें ऑडिट करने जाना है तो एक्चुअली में अपन ऑडिट ट्रेडिशनल ऑडिट नहीं कर सकते। वो जो टिक 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 करने का ऑडिट है वो वहां पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां सारा काम किसकी मदद से हो रहा है? कंप्यूटर। आज वहां पे आपको कागज पत्तल मिलने वाले नहीं है। आज आप नाटक क्लासेस में आते हैं, आपको रिसिप्ट पढ़ के मिलती है। मेरा ऑडिटर आता है, वो रिसिप्ट को देखता है, एंट्री देखता है, रिसिप्ट देखता है, एंट्री देखता है, रिसिप्ट देखता है, एंट्री देखता है, रिसिप्ट देखता है, एंट्री देखता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कहां पे, रिलायंस में, जब आप ट्रेन में जाते हैं, रिलायंस में, बाजार में जाते हैं, डीमार्ट में जाते हैं, क्या वहां कागजों में बिलिंग होती है? बोलो हाँ। नहीं होती है। आज वहां पर वो बंदा उठाता है, बारकोड स्कैन करता है, रखता है, बारकोड स्कैन करता है, रखता है, बारकोड स्कैन करता है, रखता है। सारा काम ऑटोमेटिकली कहां हो रहा है? सॉफ्टवेयर में हो रहा है। आज सॉफ्टवेयर के अंदर ही बिल बन रहा है, सॉफ्टवेयर के अंदर ही डिस्काउंट दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर ही कैश की एंट्री हो रही है, सॉफ्टवेयर के अंदर ही सेल्स की एंट्री हो रही है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही प्रॉफिट बुक हो जा रहा है। हर काम कहां हो रहा है? बोलो ना, कंप्यूटर के अंदर हो रहा है। अब ऐसी जगह जहां पे कागज पत्तल ही अवेलेबल नहीं है और वहां पर अगर अपन को ऑडिट करना है तो बताओ कैसे ऑडिट करेंगे? बताओ ना, बोलो ना, कैसे ऑडिट करेंगे? हाँ, दिक्कत है वहां पर आज, क्योंकि वहां पे क्या अवेलेबल नहीं है? बताइए, कागज पत्तल अवेलेबल नहीं है। तो जस्ट बिकॉज कागज पत्तल अवेलेबल नहीं है तो ऑन दैट बेसिस अब मेरा जो ऑडिट करने का तरीका है वो टोटली क्या होने वाला है? बताइए, चेंज होने वाला है। ठीक है, और चेंज होने का कारण क्या होने वाला है? चेंज होने का कारण यही है कि भाई मैं जब ऑडिट करूंगा तो ऑडिट के अंतर्गत मेरे को कागज पत्तल नहीं मिलेंगे, तो मुझे कंप्यूटर का ऑडिट करना होगा। मतलब ये जानने के लिए कि भाई वहां पे सारी चीजें सही हैं या नहीं है, मुझे एक बार क्या पता करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर कैसा है। अगर कंप्यूटर एक ऐसी चीज है बेटा जो इंसान जैसी नहीं है। इंसान क्या है? इमोशनल। कैसा है बेटा? इमोशनल। इमोशंस में बह जाता है। आज खुश है तो भयंकर ही खुश है, खुशी में गलतियां कर देता है। दुखी है बेटा, दुखी में भी गलती कर देता है। नॉर्मल इंसान तो गलतियों का पुतला ही रहता है बेटा। तो आज अगर इंसान जो इमोशनल है, आज अगर उसको लग रहा है कि भाई मेरे को साथ गलत हुआ, ये है वो है, मैं एंटिटी को बर्बाद कर दूंगा, कुछ भी एंट्री करेगा, गलत सलत करेगा, चोरी चकारी करेगा। लेकिन अगर इसी के ही कॉन्ट्रास्ट में बोलो ना, कोई इंसान अगर ऐसा है जो इंसान बेसिकली अगर मान लीजिए कुछ अलग सोच का है तो वो ठीक से एंट्री यहाँ पास करेगा। लेकिन कंप्यूटर इसी के कॉन्ट्रास्ट में होता है बेटा। कंप्यूटर जो होता है वो बेसिकली ऐसे इमोशनल होता नहीं है। कंप्यूटर में ऐसे क्या नहीं होते बेटा? इमोशंस नहीं होते। कंप्यूटर को एक बार जो समझाओगे वो जिंदगी भर वैसा ही करता रहेगा। गेटिंग अप माय पॉइंट दोस्तों? तो यही कंसेप्ट है, दैट इज व्हाट दोस्तों ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इसीलिए हम यहाँ पे कागज पत्तल चेक नहीं करेंगे, हम क्या चेक करेंगे बेटा? कंप्यूटर। क्या चेक करेंगे? बोलो, कंप्यूटर। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, तो आप बोलेंगे इट रिफर्स टू अ एनवायरनमेंट वेयर पोड़ा, वेयर व्हाट दोस्तों? पोड़ा। पोड़ा बोले तो प्रोसेस, ऑपरेशन, डिसीजन, अकाउंटिंग। क्या क्या बोलो? Process, operation, decision, accounting are carried out using computer system। जहां पे पोड़ा किससे होता है? कंप्यूटर सिस्टम से होता है। उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? इंफॉर्मेशन सिस्टम या आईटी। Nowadays it is very common to see computer system being used in almost every type of business। क्या ये बात सत्य है? तुम चाय की दुकान से लेकर के मर्सिडीज के शोरूम तक के देख रहे हो, हर जगह कहाँ है? क्या है बोलो? कंप्यूटर सिस्टम है। अमृत तुल्य जाते हो, वहां पर क्या वो कंप्यूटर से निकाल के देते हैं क्या रिसिप्ट? मुझे पता नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ।
नहीं, ओके तो कोई ना कोई गुपचुप हाउस वगैरह जाओ या कोई ऐसी जगह जाओ, आजकल आपको वहाँ पे टिक टिक करके क्या मिलता है, छोटी सी स्लिप मिलती है, वो स्लिप देनी पड़ती है। अमृततुल्य में भी वैसे ही है यार मेरे हिसाब से, कोई बात सारे में नहीं है लेकिन है एक आध में तो है ना, काफी एग्जाम्पल के लिए। आइए तो अगर अपन बात करें तो आप अगर एक में भी जाते हैं और वहां चाय की टपरी है बेटा, आप वहां जाकर के बोलते हैं अदरक की चाय चाहिए, वो टक टक कुछ दबाता है बेटा, एक स्लिप निकल करके आती है, आप पीछे जाते हैं काउंटर पे देते हैं, आपको चाय दे देता है। तो आज अगर बात की जाए बेटा तो वो भी क्या है, कंप्यूटराइज एनवायरमेंट में काम कर रहा है। आज वो आपको कागज पत्तल नहीं दे रहा, उसका हर एक काम चीजें कहां पर हो रही है, बोलो कंप्यूटर पे हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट। तो जहां पे पोड़ा किस में होता है बेटा, कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, मतलब वो जो एनवायरनमेंट है वो है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर कुछ आपको खास चीजें दिखेंगी। पहली चीज आपको दिखेगी फास्टर बिजनेस ऑपरेशन, कच 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 बिजनेस ऑपरेशन होता है। दूसरी चीज एक्यूरेसी एंड डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एकदम एक्यूरेट रहता है। तीसरी चीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस को प्रोड्यूस कर पाते हैं। इंटीग्रेशन बिटवीन बिजनेस ऑपरेशन, आज ऐसे ही यहां पर क्या करता है, एक अदरक चाय एंटर करता है पीछे किचन में, एक अदरक चाय चला जाता है, तो वहां काम चालू हो जाता है ना यार। गेटिंग माय पॉइंट। अगर अपन बात करें ऐसे बोलने की जरूरत नहीं, चिल्लाने चीखने की जरूरत नहीं, एक अदरक चाय लगा दो पीछे तक बात चली गई है। आज आप देखते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट आप जाते हो, आईपैड या सैमसंग का टैब लेकर के चलते हैं, यहाँ पे सर आपको क्या चाहिए क्या चाहिए, ओके करता है, और आप देखते हैं वो अपना ओके करने के दूसरी टेबल पे चले आता है। हमारा दिमाग खराब हो जाता है, अंदर जाके कौन बताएगा शेफ को कि हमारे लिए बनाना है, लेकिन हम देखते हैं कुछ पल में वेटर अंदर से लेकर के आ रहा है खाना। ऐसा कैसे हो जाता है बोलो ना, कंप्यूटर सिस्टम। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेट कर दिया उन्होंने किसको, बिजनेस ऑपरेशन को। बेटर सिक्योरिटी होती है, लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर, प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। तो दीज आर द की फीचर्स ऑफ व्हाट दोस्तों, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। क्या ये बात समझ में आई आपको? पक्का? चलो अब अगर अपन बात करें दोस्तों रिलेवेंस ऑफ आईटी इन एन ऑडिट, ठीक है, आईटी इन एन ऑडिट की अगर अपन बात करें तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो पहले अपन को ये जानना पड़ेगा ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर आईटी की जरूरत पड़ेगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर अपन बात करें दोस्तों इंसान आईटी का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, क्यों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, क्या मैं जान सकता हूं क्यों? कौन कर रहा है? टाइम सेव करने के लिए। और टाइम क्यों सेव करना पड़ रहा है? क्योंकि आपके पास एक ट्रांजेक्शन है कि अनेकों ट्रांजेक्शन है, अनेकों ट्रांजेक्शन है। आज अगर हम बात करें बैंक्स की, आज अगर अपन बात करें अमृततुल्य की, अगर ये भी अगर फटाफट क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके पीछे कारण है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इज वेरी हाई। समझ में है? तो क्यों आईटी का इस्तेमाल होता है? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज वेरी हाई। दूसरा आपका बिजनेस ही हाईटेक है। एग्जांपल के नाम पर अमेजॉन, बिजनेस इज हाईटेक, वहां पर आप आईटी का इस्तेमाल नहीं करोगे तो कहां करोगे बेटा? या फिर कई जगह पर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन है। एग्जांपल जीरोधा, कितना कॉम्प्लेक्स है ट्रांजैक्शन यार, शेयर मार्केट में खरीदना बेचना, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। शेयर को खरीदना, शेयर को बेचना, फिर उसे होल्ड करना, ज्यादा समय के लिए होल्ड करना, इंट्राडे करना, फ्यूचर्स ऑप्शंस खेलना, कितना कॉम्प्लेक्स है, इंसानी ताकतों के बियॉन्ड है वो। अभी क्या प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे ही खरीद लेना, जैसे वो प्राइस जो डाला है वो आए बिक जाना, इंसानी ताकतों के बियॉन्ड है। इसीलिए उसको क्या कर रहे हैं बताइए, क्या यूज कर रहा है? जीरोधा भी आईटी का इस्तेमाल कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? कई कई जगह कंपनी की पॉलिसी रहती है कि भैया हम क्या करेंगे, आईटी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कागज पत्तल में चीजें एरर से भरी हो सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में चीजें एरर से भरी नहीं होती हैं, ठीक है। या फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट ने बोला है तुमको इलेक्ट्रॉनिक में करना ही पड़ेगा। जैसे सेक्शन 120 है कंपनीज एक्ट का, कौन सा सेक्शन है? 120। क्या बोलता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड पे रजिस्टर, रिटर्न सब कुछ आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो भैया वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इसलिए चाहिए। ये इससे हमारी एफिशिएंसी क्या होती है बताइए? इंक्रीज होती है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। आज अगर मेरा जो नाटा क्लासेस है, आज हमारे यहाँ पे भी हमने क्या किया, हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। तो आज हम भी आईटी एनवायरनमेंट की ओर चले गए। पहले हम क्या करते थे पता है? हमें लगता था यार कि बच्चे को ना मतलब से बैकअप देना है, तो हमने एक ऐप बनाए, चलो वीडियो बैकअप देने का। बाद में लगा यार बच्चे को ना हमें मैसेजेस भी करने पड़ते हैं कि भैया व्हाट्सएप की फॉर एग्जांपल आज क्लास है नहीं है, कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो हमने उसके लिए व्हाट्सएप ऑटोमेशन ले लिया। बच्चे को हैप्पी बर्थडे का मैसेज भेजना पड़ता है। हैप्पी बर्थडे था किसी का अभी इस महीने इस दौरान? है नहीं है? किसी का नहीं था? आया? वेरी गुड। हैप्पी बर्थडे का मैसेज आया? नहीं है? व्हाट इज दिस बेटा? चलो, तो अगर अपन बात करें अपडेट करना पड़ेगा आपका, ठीक है। कई लोगों को गलत गलत दिन मैसेजेस चलेगा वैसे। तो अगर अपन बात करें फॉर एग्जांपल तो बर्थडे के मैसेजेस आते हैं, तो ये हम अलग अलग हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर लिए थे। अब हम इस सॉफ्टवेयर को पूरे एक ही सॉफ्टवेयर में डाल दे रहे हैं। किस में डाल दे रहे हैं?
एक ही सॉफ्टवेयर में। इस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ईआरपी। क्या बोल रहे हैं? ईआरपी। तो भैया इंक्रीज यूज ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन बिजनेस। तो ऐसी जगह पर आईटी का इस्तेमाल होने लग गया है। तो आईटी का इस्तेमाल ऐसे एरियाज में यूज किया जाता है जहां पे ट्रांजैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, जहां पे वॉल्यूम हाई है, जहां में एफिशिएंसी चाहिए, जहां पे कंपनी की पॉलिसी ऐसी है, जहां रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसे है। तो आप इसमें से एनी 6 पॉइंट याद रख सकते हैं। कोई भी डाउट? चलो, अब जिस जगहों पर यूज किया जाएगा, क्या दोस्तों, अगर कंप्यूटर की दुनिया को यूज किया जाएगा तो ऑडिट का हमारा तरीका भी तो बदलेगा। हम यहां पर क्या नहीं बदलेंगे बेटा? हम यहां पर ऑडिट नहीं बदलेंगे, ऑडिट करने का तरीका बदलेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहली चीज आपको क्या करना पड़ेगा? तो अगर आपको लग रहा है कि भाई फॉर एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, आईटी का इस्तेमाल करेंगे। अब आईटी का इस्तेमाल अगर आपको करना है तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो भाई आपको सब्सटैंटिव प्रोसीजर करना पड़ता है, कंप्लायंस प्रोसीजर करना पड़ता है, यस और नो। तो उसके लिए यहां पर बताया जा रहा है कि पहला चीज, in some of the situation it is likely that carrying out audit using traditional substantive audit procedure may be difficult। किसी जगह पर आप substantive procedure इतना आसानी से नहीं कर सकते। क्यों? volume of transaction is very high। बैंक्स के अंदर हर पल, हर लम्हा, हर सेकेंड क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। आज अगर अमेजन की बात की जाए, हर मिनट, हर लम्हा ऑर्डर्स क्या हो रहे हैं? प्लेस हो रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं, फीडबैक्स आ रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर सब्सटैंटिव प्रोसीजर करना इज इम्पॉसिबल। तो ऐसे केस में, और इवन नॉट फीजिबल इफ द कंपनी प्रिपेयर्स रिकॉर्ड्स एंड कंडक्ट्स मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थ्रू आईटी सिस्टम ओनली। तो ऐसे केस में अपन को क्या करना पड़ेगा बताओ? बोलते ही नहीं आप लोग। क्या करना पड़ेगा बोलो? हमें स्मार्ट ऑडिट करना पड़ेगा, डिजिटल ऑडिट करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड एक कंपनी ऐसी है जो कि लेस कॉम्प्लेक्स आईटी सिस्टम यूज करती है, लाइक वो डेस्कटॉप बेस्ड अकाउंटिंग करती है, स्प्रेडशीट मेंटेन करती है। तो इन सच सिचुएशन द रिलेवेंस ऑफ आईटी टू एन ऑडिट कुड बी लेस। तो कुछ जगहों पर बोलो ना आईटी ओरिएंटेड एनवायरनमेंट है तो वहां पर आपको आईटी ओरिएंटेड ऑडिट अप्रोच रखना होगा। कुछ जगहों पर आईटी ओरिएंटेड नहीं है तो वहां आपको आईटी ओरिएंटेड ऑडिट करने की जरूरत भी नहीं है। एग्जांपल, नाटा क्लासेस हो गया, आपके पापा मम्मी का बिजनेस हो गया। मोस्ट प्रोबेबली आपके पापा मम्मी ने कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं लगाया होगा। नॉर्मल अगर शॉप होगी तो शॉप में माल बिकता होगा, वो रिसिप्ट फाड़ते होंगे, एक बार हफ्ते में एक दिन मुनी में आता होगा, वहीं बैठ के एंट्री टक 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 मारता होगा, घर चला जाता होगा। तो ये जो सिस्टम आपके यहाँ पे चल रहा है दैट इज वेरी लेस आईटी सिस्टम, लेस आईटी सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। समझ में आया? However, auditors is still required to carry at least an understanding of IT environment and to document the same. Another area where IT can be relevant to the audit by using data analytics using CAT software. कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? CAT सॉफ्टवेयर। CAT का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक या कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। होता ही है दोस्तों कि कोई जगह ऐसी होती है जहां पर आपका ट्रांजैक्शन में एक कागज भी नहीं बनता है। एग्जाम्पल के नाम पर ज़ेरोधा, एग्जाम्पल के नाम पर अमेजन, एग्जाम्पल के नाम पर फ्लिपकार्ट, यहां एक भी कागज नहीं बनता। यहां सारा काम किससे हो रहा है बताओ? हाँ, कंप्यूटर सिस्टम से। ऑर्डर लेने से लेकर के डिस्पैच होने तक के, पैसा आने से लेकर के सप्लायर के पास कमीशन काट करके देने तक, कोई भी काम में क्या इन्वॉल्व नहीं है? कागज पत्तल इन्वॉल्व नहीं है। तो अब यहां पर आप कैसे चेक करोगे? तो यहां जैसे ऑडिट करने के लिए हमें कागजों को चेक करना पड़ता है। अब आप कंप्यूटर के अंदर तो घुस नहीं सकते, तो कंप्यूटर के अंदर आप क्या घुसा देते हो? सॉफ्टवेयर। और उस सॉफ्टवेयर का नाम है कैट। कैट नामक एक कैटेगरी है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के सॉफ्टवेयर है। जैसे एक सॉफ्टवेयर है आइडिया, ठीक है? तो आइडिया सॉफ्टवेयर आप उसके अंदर डाल दो, वो आपके लिए कंप्यूटर के अंदर घुस करके क्या करेगा? ऑडिट करेगा। और जैसे आप ऑडिट करते थे अब वो आपको ऑडिट करके कंप्यूटर के अंदर ही चंदर का दे देगा। तो यहाँ पे बाय यूजिंग डेटा एनालिटिक्स इट इज पॉसिबल टू इंप्रूव इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। वी विल लर्न मोर अबाउट डेटा एनालिटिक्स इन द लेटर। समझ में आए? चलो अब एक बार कंक्लूजन पढ़ेंगे और क्या लिखा हुआ है समझाएंगे। क्या लिखा है? फ्रॉम द अबव वी कैन सी हाउ आईटी रिलेवेंट टू एन ऑडिट अंडर डिफरेंट सिचुएशन। Audit, non-audit and meeting regulatory compliance requirement. We will learn more about understanding of risk control and documentation in the further section of this chapter. क्या ये बात समझ में आई? चलो अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है दोस्तों? अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्या अंडरस्टैंड करना है? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मतलब मैं आप चले गए अमेजन में और अमेजन में जाकर के आप ऑडिट कर रहे हो। आप चले गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में,
आप ऑडिट कर रहे हो, आप चले गए फ्लिपकार्ट में, आप ऑडिट कर रहे हो, अगर आपको वहां ऑडिट करना है तो अभी मैंने आपको बताया वहां पे क्या अवेलेबल नहीं है, कागज पत्तल अवेलेबल नहीं है, तो तुम्हें ऑडिट किसका करना पड़ेगा, कंप्यूटर का। कंप्यूटर के अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर, तो तुम्हें सॉफ्टवेयर का ऑडिट करना पड़ेगा। तो तुम्हें यह चेक करना पड़ेगा कि क्या वो जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, बोलो, इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग यूज। व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर। तो पहले आप ये देखोगे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है, आखिर उस सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है। जैसे नाटक क्लासेस में अगर सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है तो हमारा पर्पस है बच्चे का एडमिशन इंक्वायरी देखना, उनको व्हाट्सएपिंग्स करना, यही हमारा पर्पस है। अब मेरा ऑडिटर आके चेक करेगा क्या इसको, नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमारा उसमें बनता नहीं है, तो इसलिए वो उसके पर्पस का नहीं है। समझ में आया। दूसरा, लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम। आईटी सिस्टम आपका कहां है, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आपका लोकल है कि ग्लोबल है। लोकल है मतलब उसका डेटा क्या आपके ही सिस्टम में रहता है कि उसका डेटा जो है वो क्लाउड में रहता है। क्लाउड समझ में आए। तब आपको देखना पड़ेगा डेटा कहां रहता है। सो डेटा तो हमारे पास ही रहता है, नहीं रहता आपके पास, क्लाउड में भी रहता है कई बार। जैसे मेरा डेटा क्लाउड में, इसीलिए मैं उसे कभी भी कहीं भी किसी भी क्लास से किसी भी डिवाइस से क्या कर पाता हूँ, ओपन कर पाता हूँ, एक्सेस कर पाता हूँ। मैं घर पे बैठा हूँ रात को और मुझे देखना है यार आज अभी इंटर में अभी तक के कितने बच्चों के क्या हो गए, एडमिशन हो गए, कितने बच्चों की इंक्वायरी हो गई। अब प्रॉब्लम यह है कि भाई अब मैं जब तक इस क्लास से नीचे ऑफिस तक पहुंचूंगा तब तक शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, मुझे भी घर जाना होगा। अब घर जाना है अगर, तो मेरे को चिंता नहीं होती कि यार एक बार डेटा देख करके जाऊं, क्योंकि मैं घर पे भी उस डेटा को ओपन कर सकता हूं, देख सकता हूं कि आज दिन भर में क्या इंक्वायरी आई थी, आज दिन भर में कितने एडमिशन हुए, आज दिन भर में कितनी फीस आई, हर एक चीज का मेरे पास यहां पर क्या मिलेगा, रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम मेरे यहां पर क्या है, ग्लोबल। और इसी के बदले अगर मैं दुबई चले आऊंगा, मैं लक्षद्वीप चले आऊंगा, मैं मालदीव चले आऊंगा, वहां बैठ करके भी डेटा को क्या कर सकता हूं, बोलो, एक्सेस कर सकता हूं। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर देखना पड़ेगा। आर्किटेक्चर मतलब आपके यहाँ पर किस टाइप का डेटा रखा जाता है, क्या पूरा डेटा एक ही सिस्टम पे है कि क्या डेटा ऐसी जगह पर आपने रखा जिससे हर सिस्टम पे जा सकता है। तो आर्किटेक्चर देखो, क्या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे, क्या डेस्कटॉप बेस्ड आर्किटेक्चर पे, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर आप जिसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका वर्जन क्या है, व्हाट इज वर्जन, व्हाट इज वर्जन। जाता है सॉफ्टवेयर का वर्जन। एंड्रॉइड में वर्जन आते हैं क्या, आईओएस में वर्जन आते हैं क्या, यस। ये वर्जन क्या होता है, ये वर्जन नए 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 सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, अपडेट आ रहे हैं। तो अपडेटेड वर्जन यूज करना चाहिए कि लेस अपडेटेड वर्जन, अपडेटेड वर्जन। तो वर्जन क्या है भाई, वर्जन कैसा होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। आज अगर मान लीजिए अपडेटेड वर्जन नहीं होगा मतलब पुराने जमाने के हिसाब से काम कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। आज आप समझो ना, क्या फाइनेंशियल सिस्टम बनाने का तरीका चेंज हुआ है क्या, पहले ऐसे बनाते थे, यस, अब कैसे बना रहे, ऐसा। लेकिन मेरे आज भी अगर ऐसा बन रहा है तो क्या सही है, गलत है, गलत है। पहले सर्विस टैक्स लगा करता था, अब हमारे यहाँ पर जीएसटी लग रहा है। तो आप मुझे बताइए क्या चेंज होना चाहिए ऐसा अंदर। ये तो सब नए नए उसमें आएंगे ना यार, किस में आएंगे, नए वर्जन में। अब मैं अगर पुराना वर्जन यूज कर रहा हूं दैट मीन्स वो मेरे लिए गलत है। नेक्स्ट है इंटरफेस विद द सिस्टम। इन हाउस है कि पैकेज है, खुद बनवाया कि कहीं से खरीदा है। आउटसोर्स एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, जैसे कि आईटी का मेंटेनेंस, सपोर्ट। एंड लास्ट वन क्या है, की पर्सन। की पर्सन कौन है, लाइक सीआईओ, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सीसो दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर, कौन है, ये सब बड़े लोग रहते हैं वहां पर। जब जो आईटी ओरिएंटेड कंपनीज होती है इनके अंदर सीआईओ, सीएसओ, सीआईएसओ, सीटीओ, सीपीओ, ये सब लोग रहते हैं। ये सब लोग अलग अलग टाइप के काम करते हैं, ठीक है। कोई नेटवर्किंग का चीफ ऑपरेशंस देखता है, कोई टेलीकम्युनिकेशन का देखता है, कोई फॉर एग्जांपल मान लो इंफॉर्मेशन सिस्टम का देखता है, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का देखता है। तो ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करो क्या बेटा, एनवायरमेंट। क्योंकि एनवायरमेंट अंडरस्टैंड करने के बाद ही आपको समझ में आएगा मैं इस एनवायरमेंट पे कितना भरोसा करूं। आज मुझे बताओ, अगर मैं ऐसी एंटिटी हूं जिसके यहां पर सॉफ्टवेयर यहीं बनता है, मेरे यहां ही बनवाया, मेरे यहाँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर कर लिया 6 लाख रुपए पे, मैंने कहा भाई बैठ, जो मैं बोलता जाऊंगा बनाते आना। अब वही बना रहा है, तो आप मुझे बताइए गड़बड़ियां यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ियां कराना मेरे लिए कितना आसान है कि मुश्किल है। आसान कैसे है बताओ, मैंने बनवाया है, पीछे की कोडिंग कुछ भी ला सकते हैं अपन, यस। लेकिन व्हाट अबाउट अगर मैंने एक बहुत ही अच्छा इन्फोसिस से ईआरपी सिस्टम खरीदा है जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड में चलता है, सैप,
ओरेकल, सैप, मुझे बताइए दोस्तों, क्या उसमें मेरी कोई पकड़ होगी क्या? नहीं। मैंने 5 करोड़ का भी सॉफ्टवेयर लिया होगा और उस सॉफ्टवेयर में अगर मुझे कोई बड़ा चेंजेस बार बार कराना है, वो बोलेगा भैया नहीं, ये मेरा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, यही खरीदना पड़ेगा। टैली में तुम चेंज करा सकते क्या? कुछ नहीं करा सकते ना, वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। तो टैली इज अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, वो अगर लगाया होगा तो चलो ठीक है, इट्स वेरी गुड यार, यहाँ गड़बड़ियां नहीं होंगी। लेकिन यार ये तो नाटा क्लासेस वालों ने अपना ही सॉफ्टवेयर बनाया, यहाँ पे गड़बड़ियां करना उनके लिए आसान है। तो पहले आपको क्या समझना पड़ेगा बताइए? एनवायरमेंट। समझ में आया? चलिए अब ये पढ़ेंगे और आप खुद मुझे समझाएंगे। अंडरस्टैंडिंग रिस्क ड्यू टू आईटी, क्या आईटी की वजह से कुछ रिस्क होते हैं क्या? पढ़ना है, समझाना है। बताएंगे दोस्तों क्या रिस्क होते हैं बेटा आईटी में? पहला, ओके, इनएक्यूरेट क्या होती है? प्रोसेसिंग ऑफ व्हाट दोस्तों? डेटा। डेटा की प्रोसेसिंग क्या हो जाती है? इनएक्यूरेट। अनऑथराइज एक्सेस ऑफ डेटा। डेटा का क्या हो सकता है? अनऑथराइज एक्सेस। कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा घर बैठे बैठे मेरा सिस्टम हैक करके क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। डायरेक्ट डेटा चेंजेस, बैकएंड पे चेंजेस कर दिए, वही मेरा सॉफ्टवेयर वाला है। एक्सेसिव प्रिविलेज एक्सेस, मतलब क्या हो गया कि कईयों के पास कुछ ज्यादा ही एक्सेस हो जाता है, तो वो भी गड़बड़ है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। हर कोई इंसान सब कुछ देख रहा है, सब कुछ कर सकता है, आपने सेग्रीगेट नहीं किया। जैसे मेरे यहाँ सॉफ्टवेयर में सेग्रीगेटेड है। नेहा मैम जो है सिर्फ इंक्वायरी और एडमिशंस देख सकती है, बच्चों की डिटेल देख सकते हैं, उसके अलावा वो और कुछ नहीं देख सकती। लेकिन आशीष सर मार्क्स भी देख सकते हैं, बच्चों के अटेंडेंस भी देख सकते हैं। तबस्सुम मैम सिर्फ अटेंडेंस देख सकती हैं। मैं हूं सुपर यूजर, मैं अटेंडेंस, फीस, एडमिशन, इंक्वायरी सब कुछ देख सकता हूं। तो सबके हमने काम क्या किया? डिवाइड किया, उसके हिसाब से उनको क्या दिया है? राइट्स दिया है, एक्सेस दिया है। अनऑथराइज चेंजेस टू सिस्टम या फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू सिस्टम या लॉस ऑफ डेटा, ये सब क्या है? आईटी रिस्क है। इन रिस्क का क्या इंपैक्ट जाएगा मुझे बताओ? ये रिस्क अगर हुए तो क्या होगा? जल्दी बताओ। भरोसा नहीं होगा। वेरी गुड। फर्स्टली वी मे नॉट बी एबल टू रिलाई ऑन द डेटा ऑब्टेन because of such risk. This means all form of data that we obtain from the system has to be thoroughly tested. दूसरा, डेटा पे रिलाई नहीं करेंगे और साथ ही साथ अंदर हो रहे प्रोसेस पे भी रिलाई नहीं करेंगे। आज अगर मैं बात करूं, बैंक की दुनिया में इंटरेस्ट दिया जाता है। अच्छे नाटा का 1 लाख रुपए अगर 4 दिन बैंक के पास रखा हुआ है तो उसको 4 दिन का ब्याज मिलना चाहिए। 5वें दिन से मैंने अपना 10 लाख और जमा करवा के 11 लाख कर दिया, तो 5 दिन से 15 दिन तक क्यों 11 लाख रखा था, तो मुझे उसका ब्याज मिलेगा 5 दिन 10 दिन का। फिर उसके बाद मैंने 6 लाख निकाल लिया, बचा 5 लाख, और वो 6 महीने तक रखा, तो उस 5 लाख पे 6 महीने का ब्याज मिलना चाहिए। ये इंसानी ताकतों के बियॉन्ड है। 4 दिन 5 दिन, पल पल हर पल क्या बदल रहा है? अमाउंट बदल रहा है। इंसान कहां तक, ये कैलकुलेटर में फिगर आएगा तब तक यहां पता चला अमाउंट बढ़ गया, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए अपन जो ऑटोमेटेड प्रोसेसेस हैं, सेकेंडली विल नॉट बी एबल टू रिलाई ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, कैलकुलेशन, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, एंड थर्डली ड्यू टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ऑडिटर को जो रिपोर्ट करनी पड़ती है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में, उसे भी क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलो, कंट्रोल्स मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आईटी की दुनिया में 3 प्रकार के कंट्रोल्स होते हैं बेटा। एक होता है जनरल आईटी कंट्रोल, एक होता है एप्लीकेशन कंट्रोल, एक होता है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। कौन कौन से होते हैं? जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। व्हाट इज जनरल आईटी कंट्रोल बेटा? एक ऐसा कंट्रोल जो कंट्रोल क्या करता है, हर एक सॉफ्टवेयर पर लगाना पड़ता है। आई हैव टू पुट दिस कंट्रोल इन एवरी सॉफ्टवेयर। मेरे यहाँ अगर 4 सॉफ्टवेयर यूज हो रहे, चारों में ये कंट्रोल रहेगा, उसे अपन क्या बोलते हैं? जनरल आईटी कंट्रोल।
एक ऐसा कंट्रोल जो सिर्फ मेरे एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे ही रहेगा, उसे क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन कंट्रोल। एग्जाम्पल, अगर आपने मेरे ऐप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की होगी तो आपको क्या दिखा होगा? बच्चे ने किया है बेटा। अच्छा चलो, तो अगर बात की जाए, आपने मेरे ऐप में अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया, स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो पूरा काला काला दुनिया देखा होगा। अच्छा, ये ऐप डजंट अलाउ। और अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो अलाउ तो कर देगा, लेकिन सब कुछ क्या आएगा? काला काला आएगा। ये जो कंट्रोल है, इसे मेरे एक ही ऐप पे लगा है, हर ऐप में मैंने ऐसा लगवाया नहीं है। तो ये कौन सा कंट्रोल हो गया? एप्लीकेशन कंट्रोल। इसका चैट का, हाँ, तो चैट का कर लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस अपने कंटेंट को सुरक्षित रखना है, तुम्हारी बातों का क्या करो, हमें क्या दिक्कत है उससे। लेकिन हमें सिर्फ तकलीफ किस बात से कि आप हमारा जो स्टडी मटेरियल है, आप हमारा जो वीडियोस है, वीडियो में हम जो पढ़ा रहे हैं, हमने जो लिखवाया है, उसकी क्या नहीं होनी चाहिए? चोरी चकारी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने उस पर कंट्रोल लगाया, बाकी पूरे ऐप पे लगा है बेटा। समझ में आएगी नहीं आए? तो अगर हम कैसा दूसरे फोन से, हाँ बिल्कुल आप वो बकायदा कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं आएगी। और ये फोन को ऐसा पकड़ के बैठे रहना बेटा, इट विल बी अ वेरी टफ टास्क। समझ में आया? तो अगर हम बात करें, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो हालांकि अब टोटल चोरी तो कहीं से नहीं रोकी जा सकती है, तो बस सुरक्षित किया जा सकता है। अब अगर आपको वैसे भी अनलिमिटेड व्यूज देने के बाद चोरी चकारी करनी है, तो उसके बाद ये क्या करोगे बेटा करके? थोड़ी ना अपन को रेडी लगा के बेचना है, अच्छे नाटक की क्लास, अच्छे नाटक की क्लास। तो अपन को तो मेनली क्या करना है? अपने पढ़ने के लिए करना है। तो अपन को तो अनलिमिटेड व्यूज दे ही रहे ना, एक नहीं 10 बार देखो, 10 नहीं 20 बार देखो। आपको इतना क्यूट में लग रहा हूं, देखते रहो, मेरा क्या है बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है, अब अगर आपको इतनी बार देखना ही है तो उसके बाद रिकॉर्डिंग करने की जरूरत ही नहीं। अब हमको पता है बच्चा बैठ करके क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। और रिकॉर्डिंग हम क्यों करते हैं पता है? फोटोज हम क्यों खींचते हैं? ये सोचते हैं कई अगले बाद में काम आएगी, बाद में वो काम आती नहीं है, सब डिलीट ही होती है। तो इसीलिए मुझे पता है बच्चे की फितरत क्या है, मुझे पता है मेरे कस्टमर की फितरत क्या है। उसको लगेगा ना कि एक ही व्यू है, सोचेगा रिकॉर्ड कर लूं, रिकॉर्ड कर लूं। मुझे पता है ना ये चीज कि अगर मैं एक व्यू दूंगा ना, तो बच्चा क्या बोलेगा? रिकॉर्ड कर लेता हूं, रिकॉर्ड कर लेता हूं, शायद बाद में कभी काम आएगा। तो रिकॉर्डिंग करते समय तो तू टाइम वेस्ट कर रहा है ना, एक नीचे चला रहा है, एक ऊपर है, फिर शांत बैठा हुआ है, घर पे किसी को कुछ बोलने नहीं दे रहा ताकि सर की आवाज ही रिकॉर्ड हो। अब ये सब लेकर के बैठा हुआ है और अल्टीमेटली उसका यूज कुछ नहीं करेगा। मेरे लिए जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है? आपका पास होना। आप ये छिछोरी हरकतों में पड़े रहोगे तो क्या पास हो पाओगे क्या? आंसर ना, मैं अनलिमिटेड व्यूज दो यार, क्या करेगा बच्चा? बच्चे को एक ही बार क्लास देखनी, वो इतना पढ़ाई का इतना ही वो होता कि एक एक क्लास को 10-10 बार देखना है, तो फिर तो बात ही क्या है, यार वाला बच्चा होगा वो। तो इसीलिए अपन ने वो कंसेप्ट को ऐसा कर दिया कि भाई कोई टेंशन ही ना आ जाए, सिंपल सी बात है। तो एवरीथिंग, तो इसीलिए अगर अपन बात करें बट फिर भी बच्चा कोई छिछोरी हरकतें ना करे, तो मैंने एप्लीकेशन कंट्रोल लगाया ताकि आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भी क्या ना कर पाओ, उसे ले जा ना पाओ, शेयर ना कर पाओ। ये सारी चीजों का हमने रखा है, लेकिन ये सिर्फ हमने एक सॉफ्टवेयर पे रखा है। फिर एक है क्या? जनरल आईटी कंट्रोल। जनरल आईटी कंट्रोल क्या होता है? सारे सॉफ्टवेयर पे एक वो कंट्रोल है। जैसे मैंने एक वो सॉफ्टवेयर बनाया जो वीडियो क्लासेस के लिए बनाया है, एक सॉफ्टवेयर मैंने और बनवाया जो कि मैं आपका अटेंडेंस लेता हूं, जिसपे आपके बुक्स का पूरा डेटा होता है, आपका एडमिशन का डेटा होता है। इन दोनों में एक बात कॉमन है, सुनो ना मेरी बात, इन दोनों सॉफ्टवेयर में एक बात कॉमन है। ये सॉफ्टवेयर भी मैंने बनाया, ये सॉफ्टवेयर भी मैंने बनवाया, तो इन दोनों में एक बात कॉमन है। क्या बात ध्यान में रखी होगी मैंने? क्या लग रहा है? इसमें ये सॉफ्टवेयर जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला बनवाया मैंने, और ये सॉफ्टवेयर जो कि मैंने जिसमें आपका पूरा डेटा रखता हूं, ये भी बनवाया। ये सॉफ्टवेयर और ये सॉफ्टवेयर में एक कॉमन बात है, बनवाते समय मैंने एक बात का ध्यान रखा है। ओके, लेकिन नहीं, इन दोनों को बनवाते समय, मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिक समझो, इन दोनों को बनवाते समय एक बात मैंने ध्यान में रखी थी कि पहले चलो डेटा प्रोटेक्शन, दोनों में डेटा इधर उधर नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जब मैं बनवा रहा था ना, तो ये अलग वेंडर से बनवाया, ये अलग वेंडर से बनाया, लेकिन दोनों ही वेंडर रेप्यूटेटेड होने चाहिए। समझ में? एरा गैरा राह चलते हुए किसी से बनवा लिया क्या? नहीं ना। जब मुझे लगा, क्योंकि मैं पैसा दे रहा हूं, समय दे रहा हूं, पैसा चलो ठीक है अपनी जगह, लेकिन मेरा समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों सॉफ्टवेयर बनवाने में, उसमें खासकर आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला बनवाने में मैंने दिन रात एक किया। मैं रात भर जगा रहा हूं, ये मेरे को पता है। मैंने कितना लंबी बातें उससे की है,
और कितनी सारी डिटेल्स दी है, कितना सोचा है कि यार क्या करूं कैसे करूं, ये चीज होगी, फ्यूचर सोचा कि आज से 3 साल बाद ये भी होगा। मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर पता है आपको, हॉस्टल मैनेजमेंट भी पूरा डलवाया, व्हीकल मैनेजमेंट डलवाया मैंने, जिसके अंतर्गत ऐसा होगा कि मैंने ये फ्यूचर में सोचा मेरे यहाँ पे गाड़ियां चलेंगी, कार चलेंगी बच्चों को घर घर से उठाने के लिए, तुम नहीं आ रहे हम पहुंचेंगे तुम्हारे घर। ऑब्वियसली बात है, प्रोफेशनल कोर्सेज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा विजन 11-12 में भी तो बेस्ट क्लासेस बनना है। 11-12 में अभी हमारी प्रॉब्लम क्या आती है, अभी प्रॉब्लम ये आती है कि सर हमारा बच्चा गुड़ियारी में रहता है, कैसा करें? तो अब मैंने कहा यार अब कैसा करेंगे, तो मैंने कहा व्हीकल मैनेजमेंट का भी डलवा दिया कि मेरी बसेस होंगी, मेरी छोटी बसेस ट्रैवलर जो, ठीक है कि भैया हमें ऐसा है कि यार ये वाला ट्रैवलर ये वाली रूट पे जाएगा, इस रूट से ये बच्चों को उठा करके लाएगा, तो शाम को 4 बजे जाएगा, बच्चों को उठाएगा लाएगा, 8 बजे क्लास छूटेगी, बच्चा अपने घर। अरे ये सुविधा दे दूंगा। आज मैंने SM में पढ़ा है ना, वैल्यू क्रिएशन पढ़ाया है, इतना सा वैल्यू दूंगा, खर्चा आएगा 3-4 लाख रुपए का, लेकिन मैं जब पेरेंट्स उसके लिए अगर पर मंथ 1000 रुपए भी मांगूंगा ना, पेरेंट्स हंसी खुशी देंगे, 2000 रुपए भी देंगे, क्योंकि उनको एक बेस्ट एजुकेशन मिलेगा मेरे यहाँ, और दूसरा उनको क्या मिलेगा बताइए, सुविधा। आज 11-12 के बच्चे के लिए प्रॉब्लम यही है, कई पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि सर हम बच्चे को भेजना चाहते हैं, आपका नाम सुना है, बट इतनी दूर से बच्चे को नहीं भेजेंगे, वो भी शाम को तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे, क्योंकि गाड़ियां कितनी है, ट्रैफिक कितना है। एक बार अगर मैंने ये सर्विस चालू कर दिया बच्चों को उठाने और लाने की, तो आप समझो मैं डबल ट्रिपल पे आ जाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरे को छोटा सा बस क्या करना है, वैल्यू क्रिएशन। तो इसके लिए मेरे पास सॉफ्टवेयर आज से ही तैयार कर लिया, आज ही उसमें हॉस्टल मैनेजमेंट है, आज ही उसके अंदर पूरा व्हीकल मैनेजमेंट डलवा दिया। भले ही आज हो कुछ नहीं रहा है, लेकिन आज से डाउन द लाइन 1 साल 2 साल के बाद मेरा ये प्लान है, ये मेरा विजन है। तो सॉफ्टवेयर के लिए इतना दूर तक मैंने सोचा है। तो इसीलिए जिससे भी बनवाया एरे गैरे से नहीं बनवाया, तो कभी सॉफ्टवेयर बनाते समय ध्यान रखा। फिर सॉफ्टवेयर के लिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आज विंडोज 11 में चल रहा है, कब विंडोज 12 आए तो उसमें भी चले, आज जिस एंड्रॉइड में चल रहा है उसमें भी चले, iOS में चल रहा है तो आगे आने वाले वर्जन्स में भी चले। इन सब बातों का मैंने क्या रखा है, बोलो, ध्यान रखा है। तो यही बोल रहा है, जनरल IT कंट्रोल आर द पॉलिसीज। ये बेसिकली क्या होती है, पॉलिसीज दैट रिलेट टू मैनी एप्लीकेशंस and support the effective functioning of the application control. They apply to mainframe, mainframe and end user. General IT control that maintain the integrity of information system and security of data commonly include the following control. पहला, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, कि डेटा सेंटर कहाँ होगा जहाँ पे पूरा डेटा जाएगा, नेटवर्किंग कैसे होगी, प्रोग्राम चेंज कैसे हम चेंज करेंगे, पीछे के आपको एप्लीकेशन की कोडिंग क्या ऐसे ही कोई भी चेंज कर देगा क्या, नहीं। एक्सेस सिक्योरिटी, किसको हम कितनी सिक्योरिटी देंगे, नहीं एक्सेस देंगे बेटा, किसको कितनी हम एक्सेस देंगे। लाइक नेहा मैम को एक चीजों की एक्सेस है, आशीष सर को एक चीजों की है, लेकिन मुझे सब चीजों की है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट, भाई मैं अक्वायर करूंगा या मैं डेवलप करूंगा तो किससे करना चाहिए, तो रेपुटेटेड क्या होने चाहिए, एंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, जनरल IT कंट्रोल। इसके अंदर पहला पन्ने क्या पढ़ा, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। अब आइए अंदर गहराई में पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। आइए, इसका मेन काम क्या रहेगा, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन का, इसका इंश्योर करना है दैट प्रोडक्शन सिस्टम आर प्रोसेस्ड टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, कि जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसी जगह, डेटा सेंटर मतलब जहां पे डेटा रखा जाएगा, तो जहां डेटा रखा जाएगा वो डेटा सेफ जगह होनी चाहिए कि एरी गैरी जगह, सेफ जगह होनी चाहिए, ताकि कोई भी इंसान उस डेटा के अंदर घुस करके, सेंटर में घुस करके छेड़ और छाड़ ना कर सके। समझ में आया? तो इसके लिए क्या बोल दिया गया, भैया आपको क्या क्या करना होगा, ओवरऑल मैनेजमेंट करना होगा कंप्यूटर ऑपरेशंस का। बैच जॉब्स अगर आप क्या होते हैं तो प्रिपेयर, शेड्यूल एंड एग्जीक्यूट, बैच वाइज होते हैं, मतलब पहले ये फिर ये फिर ये, तो उसके लिए आपके पास शेड्यूल होना चाहिए कि इतने बजे से इतने, जैसे मेरे यहाँ बैच शेड्यूल ही होते हैं, मेरे यहाँ बैच होता है। कैसे, मेरा कंसेप्ट ऐसा, दिन भर में जितना काम हुआ है उसको इवनिंग में 6 बजे अपडेट करना है। अभी आप बुक्स लेने जाओगे तो नेहा मैम क्या करेगी, अभी रजिस्टर पे टिक करेगी, लेकिन शाम को 6 बजे में जाने से पहले बाकायदा सॉफ्टवेयर में डालती है ये बच्चे को मैंने बुक देती है। समझ में आ रहा है? तो अभी वो क्या है, वो धीरे धीरे प्रो हो रही है कंप्यूटर में। अभी बोलती है मैं सर कंप्यूटर में करूंगी ना, तो दिक्कत ये जाएगी कि बच्चा खड़ा रहेगा, उसका टाइम वेस्ट होगा। मैं यहाँ टिक कर देती हूँ, फिर 6 बजे बैठ के फटाफट कर देती हूँ, मेरा काम भी जल्दी हो जाता है। अभी उनका माइंडसेट ऐसा है, मैंने कहा आप वैसा कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मेरा बैच प्रोसेसिंग होती है। अभी वॉल्यूम है मेरे यहाँ पर मान लो 300-400 बच्चों का, 500 बच्चों का, आगे जाके यही वॉल्यूम 3-4-5 हजार बच्चे हो जाएंगे, तो फिर ये सारा काम ऑटोमेटेड होता जाएगा। भाई बच्चा आएगा, बच्चे का पहले से बैग होगा, जैसे ही वो बच्चा जा रहा होगा हम बस क्या करेंगे, बारकोड स्कैन करेंगे, ऑटोमेटिकली उस बच्चे के नाम पे एंट्री हो जाएगी।
समझ में? हम क्या करें, हम टाइप कुछ नहीं करेंगे, बच्चे का एक आई कार्ड देंगे, उसकी बार कोड का वो स्कैन किया, उसको हम बुक क्या किया, वो जैसे ही बार कोड स्कैन किया वो बुक का खोल गया, अपन ने बुक का भी बार कोड स्कैन करते गए, बस वो बुक अपने आप टिक होती गई, किसी को कुछ नहीं करना है। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा, आगे जाके होगा। अभी मेरे यहाँ क्या होता है, बैच जॉब, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर करके रखा है शेड्यूल वगैरह। बैकअप लेना पड़ता है मुझे। क्यों लेना पड़ता है बैकअप? कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर उसके लिए बैकअप है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, रिकवरी फ्रॉम फेलियर। फेलियर की रिकवरी मतलब भाई कल के दिन अगर मान लीजिए बाढ़ आ गई, कल के दिन अगर बाढ़ आ गई, आग लग गई, कुछ हो गया, तो मेरा डेटा तो पूरा चला जाएगा ना बॉस। तो उसके लिए हेल्प डेस्क फंक्शन। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, सर ये क्या होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट? एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि अपन अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ करते हैं कि तुम भाई मेरे डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, इधर उधर किसी को बेचोगे नहीं। एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा डेटा सेंटर के प्रति जो अपन क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। तो पॉलिसीज में क्या क्या चीजों की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, याद रखना होगा। ओवरऑल मैनेजमेंट, बैकअप की, बैच जॉब की, परफॉर्मेंस की, रिकवरी की, हेल्प डेस्क की, इसके अलावा सर्विस लेवल एग्रीमेंट, एंड लास्ट वर्ड क्या था, डॉक्यूमेंटेशन। प्रोग्राम चेंज, व्हाट इज प्रोग्राम चेंज? सॉफ्टवेयर का चेंज, सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? टू एंश्योर दैट मॉडिफाइड सिस्टम कंटिन्यू टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। जो मॉडिफाइड सिस्टम है, मतलब जो सिस्टम पे अपन ने क्या किया, बोलो, चेंजेस किया है, वो आज भी ऐसा होना चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। जिसमें पहला है, कभी भी चेंज करना होगा तो पहले देखो क्या चेंज करना है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन चेंज करेगा। दूसरा, चेंज की रिक्वेस्ट को रिकॉर्ड करो, मैनेज करो, ट्रैक करो कि भैया रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये चेंज हमें कराना है, अरे आया कि नहीं आया। फिर वो जो भी चेंजेस होंगे वो चेंजेस के लिए पूरा क्या बनेगा, टाइमलाइन बनता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बातें कर रहा हूं? नहीं आ रहा क्या? खुल जा शिम शिम, आजा भाई, आ गया। चलो, चांटे देख रहे हो बेटा, ये चांटे देख रहे हो, ये जो चैट है ये देखो, ये देख रहे हो, एक्सपेक्टेड टाइम आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ वर्क, ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, 12 आवर्स। इसके अंदर मैंने अलग अलग लिखा है, एग्जाम सेंटर रिपोर्ट, बैलेंस फीस रिपोर्ट, डिस्काउंट रिपोर्ट, बैच वाइज फीस कलेक्शन, फीस रिमाइंडर एक्सटर्नल, वर्क टेस्टेड ऑन लोकल मशीन एंड विल रिक्वायर एक्चुअल आवर टू इंप्लीमेंट ऑन लाइव सर्वर, एक्सपेक्टेड टाइमलाइन आफ्टर कंफर्मेशन, ठीक है, नॉट जॉइंट स्टूडेंट, सेकेंड बैच, ग्रुप बैच, अपडेट फॉलो अप, डीएक्टिवेट स्टूडेंट, मल्टी बैच, कुछ कुछ दिख रहा है। ये क्या है, ये मेरी चांटे हैं, किसके साथ, सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ। देखो बेटा चली जा रही है, रुक ही नहीं रही है, थम ही नहीं रही है, इतनी सारी चैट है, हम कर ही जा रहे हैं बेटा रोज, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो ये मेरी प्रॉब्लम्स आ रही है सर, यहाँ पर ऐसा कुछ सीरियल नंबर को लेकर के कुछ है जो कि मुझे यहाँ पर ऐसा चाहिए कि भैया सीरियल नंबर चाहिए मुझे, ठीक है, यहाँ पर मेरे को कुछ और प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने वो चीज़ बोली है। तो ऐसे हमारी क्या हो रही है, देखो ये सारा कुछ मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर की चीज़ें, तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर की चीज़ें जो भी हमारे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम जाती है, जो हमें नया चाहिए होता है, ये हम बातें कर रहे हैं बेटा, ये देखो कब से बातें चल रही है, देख रही है, चैटें खत्म नहीं हो रही है। इतनी मैंने चैटें किसी और के साथ की होती तो आज आप समझ लो बेटा क्या हो जाता मेरी जिंदगी में, लेकिन अभी दुर्भाग्य सॉफ्टवेयर वेंडर्स के साथ ही कर रहा हूं। तो अगर अपन बात की जाए दोस्तों, तो अगर अपन बात करें तो ये जो आप देख रहे हो, ये हम लोग जो भी चेंज करते हैं उस चेंज को पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं, उसका रिकॉर्ड बनता है, मैनेज होता है, ट्रैक होता है। उसने बोला साहब 12 घंटे लगेंगे, मैंने कहा ठीक है डन, 12 घंटे में हुआ कि नहीं काम। फिर मेकिंग चेंजेस, समझ में, वो क्या करता है, चेंज करता है। आपको इतना लाइव पढ़ा रहा हूं, काश मेरे टीचर ने पढ़ाया होता बेटा, अरे समझ में। इसके बाद भी एग्जामिशन नहीं लाया तो क्या मतलब। आप देख रहे हैं लास्ट चैट आज ही की, टुडे लिखा है, लिखा है क्या लिखा है, प्लीज अपडेट एनपीसी वर्क प्रोग्रेस इन द ग्रुप। उसने बोला सर मल्टी बैच वाला कर लिया है बट अभी वो लाइव में अपलोड नहीं किया है। इसका मतलब समझता है आपको, बोले सर मल्टी बैच वाला जो काम था वो मैंने कर लिया है लेकिन अभी इनके लाइव जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसमें नहीं किया। क्यों नहीं किया, सेकेंड सेटअप बनाकर अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो स्टूडेंट प्रोफाइल में सब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं आएंगे। फिर उसने, मैंने क्या बोला दीपक को कि प्लीज सी टू द बॉक्स, उसने बोला ओके। अब आप मेकिंग चेंजेस पढ़ो क्या लिखा है। मेकिंग चेंजेस में बोला पहले एनालाइज करता है, डिजाइन करता है, फिर डेवलप करता है, फिर टेस्ट करता है चेंजेस को।
तो मैंने जो चेंज करा रहा हूं अब उसको क्या कर रहा है, वो टेस्ट कर रहा है। वो मेरे चलते हुए सॉफ्टवेयर के साथ उंगली नहीं कर रहा है, मेरा सॉफ्टवेयर भी चल रहा है 80% 90% आई एम सेटिस्फाइड विद माय सॉफ्टवेयर एवरीथिंग। आप फीस नहीं पे करोगे, आपके पास मैसेज सुबह 6 बजे आ जाएगा बेटा कि पैसा लेके आना, कोचिंग में ऐसे मत आ जाना, ठीक है। आपका हैप्पी बर्थडे का क्या जाएगा बताओ, मैसेज जाएगा, ये जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप उसके लिए डेटा अपडेटेड होना चाहिए, तो डेटा अगर अपडेटेड होगा तो आपको हैप्पी बर्थडे का भी क्या आ जाएगा बताइए, मैसेज आ जाएगा। तो अगर अपन बात करें दोस्तों तो ये सारी चीजें क्या है, ये मेरे सॉफ्टवेयर में पहले से क्या है, डली है। तो अगर मान लीजिए अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर मान लीजिए इसने अभी चेंजेस करा जो मैंने इसको चेंज करने के लिए बोला है, और इसने अगर ऐसे ही डाल दिया तो पता नहीं सॉफ्टवेयर कैसा रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि मेरा सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो जाए। तो इसने क्या किया, टेस्ट चेंजेस किया, टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस, अप्लाई चेंजेस इन द प्रोडक्शन। ये क्या होता है, अप्लाई चेंजेस इन द प्रोडक्शन, उसको बाद में इंप्लीमेंट करेगा। इमरजेंसी एंड माइनर चेंजेस, फिर देखेगा अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, जैसे अभी हुआ मेरे साथ। अभी क्या हुआ, लॉ हमारे यहाँ सीए इंटर में भी होता है, फाउंडेशन में भी होता है। अब वो दोनों लॉ अलग अलग लेने थे, उसने लॉ के चक्कर में सेम ले लिया। तो हो क्या रहा था, अब जब मैं टेस्ट बना रहा था ना लॉ का, तो मेरा एम्प्लॉय बोला सर ये सीए इंटर के लॉ में भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और ये सब दिख रहा है, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने कहा नहीं यार, ये तो सीए फाउंडेशन का लॉ अलग होता है, इंटर का अलग होता है। फिर मैं उसको बताया, बोला अरे सर वो दोनों लॉ थे तो मैंने एक में ही डाल दिया, क्योंकि उसको थोड़ी ना आइडिया था। तो उसने फिर इमरजेंसी में मैंने चेंज करा। मैं कहा भाई दोनों अलग कर, सब कुछ मेरा बदल जाएगा। उस लॉ की फीस अलग है, इस लॉ की फीस अलग है, इसका कंटेंट अलग है, उसका कंटेंट अलग है, इसका बैच अलग है, उसका बैच अलग है। लॉ सेम करेगा तो अकाउंट्स भी सेम कर दिया होगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। मैं सीएफआई, मैं तो 11 से पढ़ा रहा हूं अकाउंट्स, 11 में भी अकाउंट्स है, 12th में भी अकाउंट्स है, फाउंडेशन में भी, इंटर में भी, साला फाइनल में भी है। मैं कहा कितना बड़ा हो जाएगा वो तो वो सब हमने क्या किया, फिर ठीक किया। वो उसको आइडिया नहीं था, तो हमने इमरजेंसी एंड माइनर चेंजेस किए, डॉक्यूमेंट किया, और अब फिर हम यूजर को क्या करेंगे बताइए, ट्रेन करेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? पक्का अच्छे से? चलो, तो ये है दोस्तों, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तो ये बोल रहा है मेकिंग चेंजेस, टेस्ट चेंजेस, अप्लाई चेंजेस, इमरजेंसी प्लान, डॉक्यूमेंटेशन, यूजर ट्रेनिंग। कुछ समझ में आ रहा है? पक्का। ये क्या है, प्रोग्राम चेंज। नेक्स्ट क्या बताओ, एक्सेस सिक्योरिटी। व्हाट इज दिस एक्सेस सिक्योरिटी? वेरी गुड, उसको एक्सेस देना, हर किसी को सेम एक्सेस देना, बोलो हाँ, नहीं देना ना। तो इंश्योर दैट एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डेटा इज ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइज्ड टू मीट व्हाट दोस्तों, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। एक्टिविटी क्या है, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। पहले अपन को देखना पड़ेगा भाई, ऑर्गेनाइज करो ना, किसको कहां पे डालना है, नेहा मैम को कहां डालूं, अपने आप को कहां डालूं, फॉर एग्जांपल आशीष सर को कहां डालूं, तबस्सुम मैम को कहां डालें। तो अपन ने पहले ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपने। फिर सिक्योरिटी की पॉलिसीज होंगी, उसके बाद एप्लीकेशन की सिक्योरिटी। जैसे एप्लीकेशन की सिक्योरिटी है, क्या पता मेरे यहाँ कैसी सिक्योरिटी है, पहला आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा हर किसी को अपना, वो भी है। अगर बहुत देर तक के आपका लैपटॉप इनएक्टिव रहा और सॉफ्टवेयर का वो पेज खोला है, ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। भाई ऐसा ना हो ना, नेहा मैम खुला छोड़ के चले गए, पीछे से कोई आए और उनके डेटा में चेंज कर दे। अब क्योंकि सामने ही रहता है लैपटॉप, बच्चा बैठा है, क्या करें, लैपटॉप पलटा लिया, खेल रहा है उसमें, खेलते खेलते डेटा ही चेंज कर डाला, तो दिक्कत हो जाएगी ना मेरे साथ। तो इसीलिए क्या करके रखा है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। फिर क्या है, डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी मतलब डेटा क्या नहीं होना चाहिए, शेयर नहीं होना चाहिए। तो आज भाई डेटा की सिक्योरिटी है वहां पे कि डेटा ऐसे ही किसी के साथ भी शेयर नहीं हो सकता, ईमेल नहीं हो सकता, प्रिंट नहीं हो सकता, तो हमने डेटा की सिक्योरिटी रखी है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी भी रखी है मैंने। पता है कैसा, मेरे यहाँ डेटा कैसे चोरी होगा पता है, वो होगा पेन ड्राइव से। मैंने यूएसबी लॉक करके रखी है, यूएसबी पोर्ट इज लॉक, उसको मैंने तोड़ा नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके लॉक कर दिया। कोई भी पेन ड्राइव डालता है एक्सेस ही नहीं होता है, ताकि मेरा डेटा क्या ना हो, बोलो ना, चोरी ना हो। क्योंकि क्या होगा, बच्चा आएगा, देखो मेरे को नेहा मैम से डर नहीं है, उनके साथ तो विश्वास का रिश्ता हो गया, लेकिन डर आप लोगों से है, ऐसा समझ में आया। तो लैपटॉप ऐसा पलटा है, अपनी पेन ड्राइव डाली, गचा गच क्या किया, कॉपी क्या, निकल गए। तो भाई मेरे को इस बात का है ना, तो मैंने यूएसबी क्या कर दिया, लॉक कर दिया। सिर्फ 2-3 पेन ड्राइव जो हमारे ऑफिस की है, बस वही एक्सेस होती है उसके अंदर, कोडिंग ऐसी करा दी है। एवरीथिंग इज हाई टेक बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी हालांकि अगर देखा जाए तो भाई नेटवर्क सिक्योरिटी मतलब कि क्या, नेटवर्क के अंदर की सिक्योरिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने मॉडम में पासवर्ड लगा दें हम अपने, और ऐसे कर दें, इसकी भी होती है सिक्योरिटी, हालांकि वो मैंने की नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है। लेकिन नहीं तो मैक फिल्टर्स हम लगा सकते हैं कि सिर्फ यही डिवाइस ही क्या करेंगे, नेटवर्क में जोड़ेंगे, उसके अलावा बाकी कोई डिवाइस नहीं जोड़ेगा, तो वो कर सकते हैं। फिजिकल सिक्योरिटी,
जैसे कि भैया हमने दरवाजे लगा के रखे, क्यों? तुम लैपटॉप लेके भागो तो दरवाजे से टकरा जाओ, अरे आया कि नहीं आया? तो ऑब्वियस सी बात है। तुम डेटा लेके भागो तो भाई नीचे एक ही लॉबी रखी अपन ने जाने आने के लिए, वहीं पकड़े जाओगे। एक आध बेंच उठा के लेके जाओगे, वहीं पकड़े जाओगे, अरे आया कि नहीं आया? तो वो चीज है, वो दैट इज नोन एज व्हाट? फिजिकल सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्या है? डेटा एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिविलेज अकाउंट्स। जैसे कि प्रिविलेज अकाउंट्स मतलब सुपर वाला, सुपर एडमिन, जैसे मेरा सब कुछ देख सकता हूं, बट आशीष सर सब कुछ उसमें नहीं देख सकते। कुछ बोल रहा हूं मैं, समझ में आया? पक्का? अपन पढ़ क्या रहे हैं? मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? मैं आपको जनरल आईटी कंट्रोल पढ़ा रहा हूं। जनरल आईटी कंट्रोल के अंदर मेनली कितने कंट्रोल्स हैं बेटा? 4। पहला है डेटा सेंटर, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी और एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन। जिसमें अपन ने डेटा सेंटर पढ़ लिया, प्रोग्राम चेंज पढ़ लिया, एक्सेस सिक्योरिटी पढ़ लिया। अब क्या पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशन सिस्टम एंड एक्विजिशन। तो अगर बात की जाए चलिए, तो एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन में आपको क्या देखना होगा कि आप जो सिस्टम बना रहे हो, जो सिस्टम डेवलप हो रहा है, जो इंप्लीमेंट हो रहा है, वो मीट करे किसको? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को। अब इसके अंदर अगर अपन बात करें क्या एक्टिविटी होती है? पहला ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी, पूरा मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी का। फिर प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जाता है। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब नाटा क्लासेस में सॉफ्टवेयर बनाया है, तो जब मान लो अचिन सर ने सॉफ्टवेयर बनवाना स्टार्ट किया, तो ये एक्टिविटी होती है। सबसे पहले मैंने सॉफ्टवेयर वेंडर के साथ काम इनिशिएट किया होगा, मैंने बोला होगा कि भाई देख ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना, ये चीजें होगी। तो पहले हमने क्या किया बताइए? उसे मैनेज किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया? प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के बाद उसको डिजाइन दिया। बोला सर कैसा डिजाइन होगा आपका? मैंने कहा देखो भाई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, साइड में मेरे को मेन्यूज चाहिए, मेन्यू खोलूं यहाँ पर पेज आ जाना चाहिए। वो मैंने उन्हें क्या किया होगा वहां पर बताया होगा। फिर क्या किया? कंस्ट्रक्शन, बनवाना चालू किया। बनवाने के बाद फिर उसकी क्या किया? टेस्टिंग। अच्छा ये मेरा जो है, ये मेरा तीसरा सॉफ्टवेयर है। यस, क्लासेस मैनेजमेंट में ये तीसरा सॉफ्टवेयर है। पहले के सॉफ्टवेयर्स में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब वो टेक्नोलॉजी नई नई आ गई। आफ्टर कोविड बहुत नई चीजें आने लग गई। तो प्रॉब्लम क्या था? मैं उसी में अपग्रेड नहीं करा पा रहा था। तो मैंने क्या किया? मैंने नया सॉफ्टवेयर बनाया और जितना पुराना डेटा मेरे पास था उसको क्या कराना होगा? कन्वर्ट। तो क्या होगा? डेटा का कन्वर्जन। फिर गो लाइव, सॉफ्टवेयर को गो लाइव किया, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग। तो एक्टिविटी क्या क्या है? पहला ओवरऑल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया, इनिशिएट करने के बाद एनालिसिस एंड डिजाइन किया, कंस्ट्रक्शन किया, टेस्टिंग किया, फिर डेटा कन्वर्जन किया, गो लाइव किया और डॉक्यूमेंटेशन किया। इसे आप बिल्डिंग से भी सोच सकते हैं यार, बिल्डिंग बनाना है, प्रोजेक्ट इनिशिएशन। पहले तो डिजाइन सोचते हैं ऐसी 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 बिल्डिंग होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन चालू करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन चालू कराने के बाद उसको फिर टेस्ट करते हैं। जैसे अभी तुरंत थोड़ी ना जैसी बिल्डिंग बनेगी आपको शिफ्ट कर देंगे, नो, बिल्डिंग बनी है अभी हम लोग टेस्ट करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, बटन्स में, स्विचेस में, बैठने में कोई और तकलीफें तो नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे? उसे टेस्ट करेंगे। फिर गो लाइव, धीरे 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 बच्चों को इधर से उधर क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, डेटा कन्वर्जन। फिर इंप्लीमेंट हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट एंड ट्रेनिंग, सबको सब रहेगा कि ये पॉलिसी बना देंगे, ये काम ऐसा रहेगा, यहाँ काम ऐसा रहेगा, वो काम वैसा रहेगा। अरे यस और नो? यस सर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एप्लीकेशन कंट्रोल। क्या बताया था मैंने आपको एप्लीकेशन कंट्रोल के बारे में? ये एक ऐसे कंट्रोल्स लाएंगे जो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे लाएंगे। एप्लीकेशन कंट्रोल इंक्लूड बोथ ऑटोमेटेड और मैनुअल कंट्रोल दैट ऑपरेट एट अ बिजनेस प्रोसेस लेवल. Automated application control are embedded into IT application ERP and also helps in ensuring to completeness, accuracy and integrity of data. Very important बेटा, ये जो भी कंट्रोल्स में एप्लीकेशन में लगाऊंगा, मेरा मेन काम ये रहेगा कि जो भी डेटा मैं उसके अंदर डालूं वो डेटा कैसा होना चाहिए? कंप्लीट। वो डेटा कैसे जाना चाहिए? एक्यूरेट। वो डेटा क्या होना चाहिए? प्रॉपर्ली इंटीग्रेट, मतलब वो डेटा जो है वो इतना अच्छे से जाना चाहिए, उसमें गड़बड़ ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेटा गड़बड़ होगा तो उसे प्रोसेस गड़बड़ करेगा तो आउटपुट भी गड़बड़ देगा। जैसे मैंने अपने यहाँ इंक्वायरी सिस्टम बनाया, इंक्वायरी सिस्टम, बच्चे आते हैं इंक्वायरी पे तो मैं उनकी कुछ डिटेल नोट करता हूं। क्या डिटेल नोट करता हूं? उनका नाम, उनका नंबर, वो कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है। इसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है? नंबर गलत हो सकता है, 10 डिजिट का
11 डिजिट, और 11 डिजिट का 9 डिजिट, ऐसा हो सकता है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? नंबर। तीनों में, बच्चे में नाम, नंबर और कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नंबर। बेटा नाम का क्या डालूंगा? राहुल, नाम तो सुना ही होगा, क्या करूंगा अब इसका? मेरे को राहुल का क्या चाहिए बताइए? नंबर चाहिए। नंबर मिलेगा, बात करूंगा, घर जाऊंगा, उठा के लेके आऊंगा। अरे आया कि नहीं आया? तो इंपॉर्टेंट क्या चाहिए बताइए? नंबर चाहिए। अब नंबर में मेरा स्टाफ गड़बड़ी कर देता था, 9 डिजिट ही लिख देता था, उसमें सेव हो जाता था वो। अब मैं खुश हूं, 20 इंक्वायरी आई, वाह वाह वाह, देख रहा हूं उसमें से 15 इंक्वायरी में तो 9 ही डिजिट दिए हैं। दिमाग खराब हो जाता था, बनता हुआ सवाल नहीं कर पाए बेटा, इतना खा जाता था वो कि सामने 15 बच्चे बैठे, 15 बच्चे नाटक क्लासेस में आए, इंक्वायरी करके गए, लेकिन मेरे स्टाफ ने गड़बड़ कर दिया। अब स्टाफ से पूछा क्यों गड़बड़ी हो गई? बोले सर वो कीबोर्ड का एक बटन काम नहीं कर रहा था, हमने भी ध्यान नहीं दिया, हमने फटाफट टाइप किया और सबमिट कर दिया। मेरे को उस दिन से समझ में आ गया कि मुझे ऐसा कोई कंट्रोल लगाना पड़ेगा कि 9 डिजिट जाए तो बोल दे नंबर इज इनकम्प्लीट, 11 डिजिट डाले तो 11वां डिजिट डालने ही ना दे, या फिर बता दे द नंबर इज रॉन्ग। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर में ऐसी चीजें डाल दी है कि आप 9 डिजिट करके सेव करोगे, होगा ही नहीं। कई बार मेरा स्टाफ जो कि नॉर्मली इंक्वायरी नहीं लेता, प्यून बैठा है, अब आप सुबह सुबह लहराते हुए आ गए बेटा 7 बजे, सर एडमिशन कराना है। अब प्यून को तो प्यून ही बैठा रहेगा, थोड़ी नाम 7 बजे आगे बैठे आएंगे, और हम आएंगे भी तो पढ़ाएंगे। तो भैया प्यून ने नाम क्या किया? नाम बोले, नाम बता दो आपका, बस। क्या नाम से काम हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो कई बार ऐसा होता था कि हमारा स्टाफ नाम लिख करके और कौन सा कोर्स में इंटरेस्टेड हो, बस नंबर लिया ही नहीं। तो अब कम से कम प्यून को हम इतना ट्रेन करते, ये इंक्वायरी सिस्टम है, किसी भी बच्चे को आएगा तो ये पैड दे देना, आईपैड दे देना, बोलना ये फिल कर दो। तो जब वो ये फिल करेगा और बच्चा सबमिट करेगा, अगर नंबर बिना डाले तो वो उसको सबमिट करने नहीं देगा। ये भी क्या है? मेरा एप्लीकेशन कंट्रोल। समझ में कि डेटा कंप्लीट होना चाहिए, डेटा क्या होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, चेक्स एंड वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा, सीक्वेंस नंबर चेक, यूजर लिमिट चेक, रीजनेबलनेस चेक, मैंडेटरी डेटा फील्ड चेक। वो होता है मैंडेटरी डेटा फील्ड। समझ में आया कि जैसे अगर आपने फील्ड को नहीं किया, सबमिट का बटन दबाया, तो बोलता भैया नहीं मैं सबमिट नहीं करूंगा, यस एस्टेरिक सिंबल होता है। ये सब मेरे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। क्या है, आपको ये बात समझ में आ रही है? पक्का। फिर है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। व्हाट इज आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल? मतलब एक ऐसा कंट्रोल जो बेसिकली क्या है, बोलो ना, ऐसा कंट्रोल जो आईटी पर क्या है? डिपेंडेंट है। अरे आया कि नहीं आया? मतलब ये कंट्रोल है तो मैनुअल, लेकिन इसका कुछ काम किससे भी होता है बताइए? आईटी की मदद से होता है। मतलब ये बेसिकली ऐसा है कि भाई ये बेसिकली क्या करता है, ये कंट्रोल जो है, ये कंट्रोल बेसिकली बोलना चाहिए कि भाई ये आईटी को क्या करता है बताइए? ये आईटी को बेसिकली बोलना चाहिए कि भाई आईटी के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है, मतलब मैनुअल है तो ये पूरा क्या? मैनुअल, बट इसकी पूरी डिपेंडेंसी किस पर है? आईटी पर है। पढ़िए अंदर क्या लिखा हुआ है, तब तक मैं आपको एक बार सॉफ्टवेयर भी दिखा देता हूं। नहीं, ये अलग अलग प्रोफाइल है, इसमें सिर्फ अटेंडेंस होती है हमारी, अगर खुल गया तो। नहीं खुला, मैं अपना मेन पासवर्ड भूल गया हूँ। हाँ उसको भी, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं उसको। हाँ हाँ वो हिस्ट्री में, हाँ सेव है ना हिस्ट्री में, तो उसको अपन आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल बोल सकते हैं, बिल्कुल। हाँ मैं भूल गया हूँ यार, क्या था इसका, मेरे क्या लैपटॉप पे है वो पासवर्ड। अभी रिसेंटली हमने चेंज करके कुछ अलग अजीब सा पासवर्ड बनाया है, जो कि मुझे खुद को याद नहीं आ रहा है। लैपटॉप होता तो लैपटॉप में दिखा देता। चलो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल एक बार पढ़ो, तब तक देख रहा हूँ। अरे यार इसमें से तो पता चल ही जाएगा ना। हाँ 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 हाँ।
चलो पढ़ेंगे फटाफट, तब तक आगा खुल गया तो मैं आपको दिखाता हूँ। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। पासवर्ड चेंज कर। चलो, तो अगर अपन देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिसेस आयुषी शर्मा जी का बर्थडे, पुण्य का बर्थडे, रुद्रांश का बर्थडे, अनुष्का का बर्थडे। नहीं मैसेज आता है बेटा, भूमिका का गलत वो डला होगा डेट, पक्की बात है। सुबह 6 बजे इन लोग का मैसेज गया होगा। डेट ऑफ बर्थ, हाँ वो है बेटा, डेट ऑफ बर्थ नहीं मुझे, हाँ फॉर्म ही नहीं भरा, नालायक, तो कैसे हम लोग विश करेंगे आपको। अच्छा ऐसा है क्या, ओके। देखें आज मैसेज गया है कि नहीं गया बेटा, देख सकता हूँ मैं। चलो, इसके बाद अगर अपन बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो अटेंडेंस इन अकाउंटिंग का ही आएगा। सुबह सुबह गया है यार मैसेज, ऐसा मत करो। देखो लिखा है, डियर मिस आयुषी, दिस बर्थडे आई विश यू abundant happiness and love. May all your dreams come into reality and may happiness, health and wealth visit your home today. Happy birthday to one of the sweetest people I have ever known. बेटा नाहटा क्लासेस फैमिली। सुबह गया बेटा 6 बजे मैसेज गया। आप मुझे बताइए सुबह 6 बजे ये मैसेज गया, जो आपको जूम करके नहीं दिख रहा होगा, तो आप मुझे बताइए बेटा और क्या चीज़ जिंदगी में सुबह मम्मी पापा विश नहीं करेंगे बेटा, आपको कौन विश कर रहा है बताइए? नाहटा वाले सुबह उठ करके विश कर रहे हैं। यस, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर सभी बच्चों को क्या क्या पुण्य का मैसेज भी आया बेटा, नीचे लिखा है थैंक यू वेरी मच टू ऑल द नाहटा फैकल्टी एंड स्टाफ। आप देख रहे हो बेटा, पुण्य को मैसेज किया, लड़का मुंबई में अभी, ठीक है। तो डियर पुण्य हैप्पी बर्थडे। उसको गलती से ना कब चला गया था, 4 फरवरी को गया था, एक और मैसेज गया, तो नीचे लिखा थैंक यू बट माय बर्थडे इज ऑन 12th of February। हाँ, तो इसको गड़बड़ी हो गई, ठीक है। तो ऐसा हो गया होगा वो, तो इसीलिए क्या हुआ, तो उसको 12 तारीख डाला हमारे स्टाफ ने। और देखो बेटा कितना खुश हो गया बच्चा कि 4 तारीख को भी विश किया, 12 को भी विश किया। इसकी मम्मी ने इसको एक बार पैदा किया, हमने 2 बार बर्थडे विश किया। तो अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये जो मजे हैं, ये अगर अपन बात करें तो दोस्तों ये सब मजे किसके हैं, ऑटोमेटेड एनवायरमेंट के। चलो अब बात करते हैं अपन मेन, आइए क्या लिखा है, IT डिपेंडेंट कंट्रोल आर बेसिकली मैनुअल कंट्रोल दैट मेक्स यूज ऑफ सम फॉर्म ऑफ डेटा or information or report produced from IT system. In this case, even though the control is performed what दोस्तों manually, the design and effectiveness of such control depend on the reliability of source data. मतलब क्या बोल रहे हैं, ये पूरा काम होता मैनुअली है, बट इसको बाद में किस में डालते हैं बताइए, IT में डालते हैं। तो ये पूरा डिपेंड करेगा इस बात पे कि वो डेटा जो मैनुअल वाला है वो कैसा है। अगर उसमें गड़बड़ है तो इसमें भी क्या रहेगी, गड़बड़ रहेगी। Due to inherent dependency on IT, the effectiveness and reliability of automated application control and IT dependent control require general IT control to be effective. क्या ये बात समझ में? अब आपके सामने जो मैंने ये खोला, आपको इसमें 2 ही चीज दिख रही है, अटेंडेंस एंड अकाउंटिंग। वैसे अकाउंटिंग में अभी कुछ खास डला नहीं है, तो अटेंडेंस मेनली है। तो ये वाली जो मैंने अभी आपके सामने ओपन किया, ये सारे हम सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं, अटेंडेंस लेने के लिए। कि बच्चे का आज अगर अपन को अटेंडेंस लेना है तो हम स्टूडेंट अटेंडेंस पे जाएंगे, यहाँ पे बैच की पूरी डिटेल डालेंगे और बच्चे का आज का क्या ले लेंगे बताइए, अटेंडेंस। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अलग अलग है। जैसे कि ये क्या है, ये टीचर प्रोफाइल पे डाला है, देख रहा है कि नहीं। ऐसे ही सुपर एडमिन प्रोफाइल होती है, ऐसे ही क्या होगी, अलग अलग प्रोफाइल होगी। उन प्रोफाइल के बेसिस पर हम क्या करते हैं बताइए दोस्तों, अलग अलग यहाँ पर वर्किंग होती है। जैसे एक लास्ट में ट्राई करता हूँ, अगर हो गया तो 2 मिनट में, ठीक है, नहीं हुआ तो बेटा सॉरी। सारा काम क्या वो उसमें लिखा हुआ है, ये आईपैड पे मैंने किया नहीं है। 2 पासवर्ड डालूंगा, दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है। लॉगिन हो रहा है, ओहो नहीं हुआ, चलो एक और पासवर्ड डाल देते हैं अपन। हाँ ऐसा है क्या, अरे यार क्या हो रहा है ये मेरे साथ। हायर अथॉरिटी वाला पासवर्ड इसमें सेव नहीं है, वो बहुत अजीब सा पासवर्ड है, इसीलिए दिक्कत है। वो मेरे को फिर देख दाख करके डालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा, नहीं है, सॉरी यार। ठीक है चलो जाने देते हैं अब अपन इसको, आ जाओ।
ठीक है, आ जाओ अब जनरल आईटी कंट्रोल वर्सेस व्हाट दोस्तों, एप्लीकेशन कंट्रोल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अब यहाँ पर बात की गई है डिफरेंस करने की, किसके बीच में? जनरल आईटी कंट्रोल वर्सेस व्हाट दोस्तों, एप्लीकेशन कंट्रोल। मैं जानना चाहता हूं, अपन अंदर का नहीं पढ़ेंगे, आप ही बताओगे जनरल आईटी कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल में क्या अंतर है? जनरल आईटी कंट्रोल किसके ऊपर लगता है? ओवरऑल सॉफ्टवेयर के ऊपर। सारे सॉफ्टवेयर, अगर आपके 10 सॉफ्टवेयर, 10 सॉफ्टवेयर पे जो पॉलिसी आप बनाओगे वो किसके अंदर आएगी? जनरल आईटी कंट्रोल। लेकिन एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे जो आप क्या लगाओगे, कंट्रोल लगाओगे, वो किस पे आएगी? एप्लीकेशन कंट्रोल पे। तो क्या बोल रहा है? द रिलेशनशिप बिटवीन द एप्लीकेशन कंट्रोल एंड जनरल आईटी कंट्रोल इज सच दैट जनरल आईटी कंट्रोल आर नीडेड टू सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। ये बात भी एकदम सेम सही है कि ऊपर जनरल आईटी कंट्रोल है, उसी के नीचे ही तो कौन सा होगा? एप्लीकेशन कंट्रोल। एंड बोथ आर नीडेड टू एंश्योर कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्रू आईटी सिस्टम। और दोनों का काम कहीं ना कहीं क्या है? सेम है। इट्स जस्ट लाइक जनरल आईटी कंट्रोल, पूरे घर का जो मेन गेट है वो जनरल आईटी कंट्रोल है, आपके बेडरूम का जो गेट है वो एप्लीकेशन कंट्रोल है। दोनों का काम आपकी सेफ्टी से ना, यस और नो? भाई घर का मेन गेट भी आपकी सेफ्टी के लिए, तो बेडरूम गेट भी आपकी सेफ्टी एंड प्राइवेसी के लिए। तो वैसे यहां पे भी है कि भैया जनरल आईटी कंट्रोल हो या फिर एप्लीकेशन कंट्रोल हो, दोनों का मेन काम क्या है? सेफ्टी। समझ आए? किसकी सेफ्टी? डेटा की। किसकी? डेटा की। क्या ये बात समझ में आ रही है दोस्तों? पक्का? चलिए आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं, टेस्टिंग मेथड। अब अगर आपको टेस्ट करना हो दोस्तों, किसको? आपको ऑडिट करना है, टेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? तो यहां पर आप सबसे पहले यूज करेंगे इंक्वायरी। इंक्वायरी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, पूछताछ तो करना ही पड़ेगा, सॉफ्टवेयर कैसा है, कहां से बनाया, कौन सा वर्जन है, कैसे लिया, लोकल है, ग्लोबल है, ये सब तो पूछोगे ही रे। तो ये क्या है बताइए? इंक्वायरी। इंक्वायरी इज द मोस्ट एफिशिएंट ऑडिट टेस्ट बट इट इज आल्सो गिवन द लीस्ट ऑडिट एविडेंस। बट इससे कोई अच्छा ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है, थोड़ा कम ही ऑडिट एविडेंस मिलता है। हेंस इंक्वायरी शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद एनी अदर ऑडिट प्रोसीजर। सिर्फ इंक्वायरी करने से काम होता नहीं है। आपने भी अपनी जिंदगी में से इंक्वायरी के दम पे नाटक क्लासेस ज्वाइन कर लिया क्या? नहीं, आपने उसके साथ और भी कुछ किया। आपने हमसे तो इंक्वायर किया ही किया, हमारी वेबसाइट पे गए, गूगल की रेटिंग देखी, हमारा यूट्यूब चैनल किया, हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद भी दिल नहीं भरा, फिजिकली यहां करके डेमो देख रहे हो, अरे आया कि नहीं आया? तो आपने ये सारी चीजें किया, इसे बोलते हैं रीपरफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं? रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस इज द मोस्ट इफेक्टिव है। मोस्ट इफेक्टिव क्यों? क्योंकि हम अपने खुद आंखों देखा करते हैं। बच्चे कई बार ऐसा हो जाता है कि भैया वीडियो देख लिया, हाँ सा देखा, बहुत पसंद आया, मजा आया, तो मैं एडमिशन ले लो। बोले नहीं सर, हम एक बार डेमो अटेंड करेंगे। तो ये क्या है? यह है री परफॉर्मेंस। हम उस एनवायरमेंट में खुद आना चाहते हैं। मेथड शुड बी अप्लाइड इन कॉम्बिनेशन। इंक्वायरी और रिकॉन परफॉर्मेंस आप दोनों ही लगाते हैं, एक लगा देने से काम होता नहीं है। पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? पढ़ा क्या? क्या बोला? जनरली अप्लाइंग इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विद इंस्पेक्शन गिव द मोस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। हाउएवर विच टेस्ट टू यूज एंड इन व्हाट कॉम्बिनेशन मैटर यूज इज अ मैटर ऑफ व्हाट दोस्तों? प्रोफेशनल जजमेंट। क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये आपका पीजे पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के नाम पर अगर हम बात करें, जैसे जिन बच्चों ने हमारे यहाँ फाउंडेशन पढ़ा, उन बच्चों ने अभी सीए इंटरमीडिएट का डेमो भी नहीं देखा और उन्होंने फीस पूरा पे कर दिया, सब अपने गाँव में बैठे आराम से धीरे धीरे आ रहे हैं, तो उन्हें डेमो की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जिन लोगों ने हमारे यहाँ फाउंडेशन नहीं पढ़ा लेकिन वो एक बार चेकआउट करना चाहते हैं, दे हैव अटेंडेड डेमो क्लासेस एंड देन दे हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ। तो ये क्या है? ये आपके पीजे के ऊपर है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपका नॉलेज कैसा है, आपकी ट्रेनिंग कैसी है। गेटिंग अप माय पॉइंट? ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर। ठीक है, उसके बाद बोला गया द ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट द नेचर ऑफ टेस्ट अप्लाइड अलॉन्ग विद द जजमेंट इन द फाइल। क्या ये बात समझ में आई? चलो, मेथड ऑफ टेस्टिंग इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में आप कैसे टेस्ट करते हैं? तो सबसे पहली चीज आपको ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन जो प्रोसेस हुआ है उसको आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि ऑटोमेटेडली जो ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे एग्जांपल अगर मेरे एक बच्चे ने फीस दिया और मैंने उसकी एंट्री पास की है, ठीक है, कि बच्चे का लिया, सीए में डाला, इंटर में डाला, उसको पर्टिकुलरली रेगुलर में डाला, नवंबर में डाला, टिक कर दिया, जो जो सब्जेक्ट चाहिए सबमिट किया, तो क्या सबमिट करने के बाद उसका क्या क्या हुआ?
क्या फीस के लिए पूछा, हाँ मैंने फीस डाला, ओके, क्या फीस डालने की वजह से हमारा कैश बढ़ गया या हमारा बैंक बढ़ गया, क्या हमारा जीपी बढ़ गया, क्या हमारा एनपी बढ़ गया, क्या हमारा फॉर एग्जांपल बोलना चाहिए क्या हमारा जनरल रिजर्व बढ़ गया, क्या ये सारे इफेक्ट उसमें गए कि नहीं गए। उसको बुक्स इशू किया तो क्या हमारा क्लोजिंग स्टॉक से बुक कम हुआ या नहीं हुआ, क्या अगर उसकी फीस ड्यू है तो क्या उसका डेटर बढ़ा हमारा कि नहीं बढ़ा। ये आप एक ट्रांजैक्शन का पूरा एंड टू एंड एक इफेक्ट को चेक करेंगे वॉक थ्रू टेस्टिंग के थ्रू। किसके थ्रू बेटा, वॉक थ्रू ऑफ एंड टू एंड ट्रांजैक्शन यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ऑब्जर्व हाउ ए यूजर प्रोसेस ट्रांजैक्शन अंडर डिफरेंट सिनेरियो। अलग अलग सिनेरियो में यूजर कैसे प्रोसेस करता है ट्रांजैक्शन को। क्या नाटक क्लासेस में ऐसा होता है कि हर काम जो है वो आईटी और कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट अगर क्या इंटरनेट डिसरप्ट हो जाए, क्या इंटरनेट बंद हो जाने की वजह से यहां पर क्या इन लोग कागजों में लिखने लग जाते हैं, और अगर कागजों में लिखते हैं तो बाद में क्या काम होता है इन कागजों का। क्योंकि अगर इन लोग आधा काम आईटी में कर रहे हैं, आधा काम कागज में कर रहे हैं, कागज इधर उधर पड़ा रह जा रहा है, एक बच्चे की एंट्री नहीं जा रही है। कुछ समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे भाई उतना अच्छे से सिस्टम नहीं है तो हम रिलाय नहीं कर सकते। अंबानी क्या लाइट जाने की गुंजाइश ही नहीं है, अंबानी के इंटरनेट जाने की गुंजाइश ही नहीं, उसके घर पे इंटरनेट नहीं होगा तो किसके घर पे होगा बेटा, समझ में आया। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है उनके यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट अच्छा है, हमारे वहाँ पे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है। तो हमने क्या सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो भैया सब्स्टिट्यूट ये है कि चलो ठीक है फॉर्म भरवा रहे हैं, क्या वो फॉर्म को अच्छे से ऑथराइज पर्सन ही रख रहा है कि नहीं रख रहा है, अच्छे से वो उसे संभाल के रख रहा है कि ऐसे इधर उधर कागज पड़ा हुआ है। अगर ऐसे हालात है मतलब यहाँ का इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है। इंस्पेक्ट द कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड इन एन एप्लीकेशन। व्हाट इज दिस कॉन्फ़िगरेशन, किसी को पता है? हर एक सॉफ्टवेयर का पता है क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है। सही, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि भाई हर एक इंसान को हमने अपने सिस्टम के अंतर्गत क्या दिया होगा, अधिकार, कि कौन सा इंसान क्या काम कर सकता है, क्या काम कर नहीं सकता। जैसे मैंने अभी आपको फॉर एग्जांपल खोल करके दिखाया था, कौन सा, कॉमर्स वाला, यस और नो। तो अपन ने कॉमर्स वाला खोला था, कॉमर्स वाले में अपन ने क्या देखा था, क्या पूरी चीजें दिख रही थी कि कम चीजें दिख रही थी? कम चीजें दिख रही थी। सिर्फ अपन को क्या दिख रहा था, अटेंडेंस वाला ही दिख रहा था। लेकिन आज अगर मैं इसके बदले फॉर एग्जांपल क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं ओपन करता हूं ये वाला, अगर आप यहां पर देखेंगे ये वाला अगर मैं ओपन कर रहा हूं तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर आपको चीजें क्या दिखेंगी दोस्तों, ज्यादा दिखेंगी। ठीक है, इसके अंदर आपको सिर्फ अटेंडेंस नहीं दिखेगा, आपको क्या क्या दिख रहा है बताइए, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, अटेंडेंस, अकाउंटिंग, इंटरनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम, आईसीआई एग्जाम, एकेडमिक, ह्यूमन रिसोर्स, कम्युनिकेट, डाउनलोड सेंटर, इन्वेंट्री, हॉस्टल, रिपोर्ट, सिस्टम सेटिंग, सब दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन इसमें भी अभी सब नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें पता है क्या गायब है, फीस। फीस इसमें गायब है। इसके अंदर रिपोर्ट में जाएंगे तो रिपोर्ट के अंदर सारी रिपोर्ट है, लेकिन एक फाइनेंस की रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि फाइनेंस की रिपोर्ट से मैं ही देख सकता हूं, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। आया कि नहीं आया? तो अगर अपन बात करें तो आज आप देख सकते हैं यहां पर है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, क्योंकि ये मैंने क्या किया, ये कॉन्फ़िगरेशन के तहत हुआ है, तो भाई चेक करना है किसके पास क्या कॉन्फ़िगरेशन है। क्या सारे लोग सब कुछ देख सकते हैं, सारे पासवर्ड सबके पास है? तो भैया फिर तो डेटा को चेंज करना काफी आसान है। नेक्स्ट थिंग, जैसे मेरे यहां पे डिलीट नहीं हो सकता डेटा, कोई भी बच्चे का नाम हम क्या करेंगे, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, उस बच्चे को क्या नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट मैं ही कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं डिलीट, क्यों नहीं करवाया मैंने, डिलीट का बटन क्यों नहीं दिया? कोई भी एम्प्लॉय क्या करेगा, आपका एडमिशन लेगा, आपको बुक देगा, आपसे फीस लेगा और आपका डायल करके फिर डिलीट कर देगा। डिसेबल करेगा, डीएक्टिवेट करेगा तो मेरे पास अलग से क्या आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी, मेरे पास लिस्ट आ जाएगी ना। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में देखो बल्क, यहाँ पर अगर अपन बात करें, ये तो वो वाला आ गया, एडमिशन वाले में अगर अपन बात करें या फ्रंट ऑफिस में जाएंगे, सॉरी फ्रंट ऑफिस में यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर अपन बात करें बल्क डिलीट के बटन से, लेकिन ये सिर्फ मेरे ही काम के है, इसे मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा और कोई कर नहीं सकता। इसमें एक डीएक्टिवेट स्टूडेंट का भी रहता है, इसमें नहीं दिख रहा है, या फिर शायद अभी इस वाले उसमें नहीं होगा इसमें। तो अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत क्या है कि वो डिलीट नहीं कर सकते, तो डिलीट करने का काम सिर्फ डीएक्टिवेट आप स्टूडेंट को कर सकते हैं, आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने अपना क्या दिया है, इंटरनल कंट्रोल। ये ऑडिटर आकर के चेक करता है, इनका कोई डिलीट का बटन तो नहीं, अच्छा है तो सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, मतलब टॉप मैनेजमेंट कैसे नहीं है, तो लोअर मैनेजमेंट ये घपलेबाजी नहीं कर सकता, मतलब इनका इंटरनल कंट्रोल क्या है, अच्छा है। नेक्स्ट, इंस्पेक्ट द सिस्टम लॉग। क्या होता है बताइए, सिस्टम लॉग। व्हाट इज द सिस्टम लॉग? आपको पता है, जैसे ही मैं आशीष सर के आईडी से अगर अंदर जाऊंगा और मैं जो जो एक्टिविटी करूंगा, पीछे पता है
वो सॉफ्टवेयर पूरा लिखता है, ये आए थे, इन्होंने एडमिशन वाले उस पर गए, इन्होंने इसकी एंट्री अपडेट किया, इसने उठा के डिलीट किया। जैसे अभी पता है एक पूरा का पूरा ना गलती से एग्जाम का पूरा डेटा डिलीट हो गया था। अब नवंबर 23 वाले, सॉरी मई 23 की नवंबर 23 वाले बच्चों का हमने जो इंटरनल एग्जाम लिया उसका डेटा क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब डिलीट हुआ ना तो अब ये समझ ही नहीं आया किसने डिलीट किया। मैं सबसे पूछा किसने डिलीट किया, किसने, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। तो मेरा क्या है, अब हर दिन मेरा बैकअप होता है, ये मेरा जनरल आईटी कंट्रोल है, मेरा हर दिन क्या होता है बोलो, बैकअप होता है। अब मेरा क्योंकि हर दिन क्या हो रहा है बताइए, बैकअप हो रहा है, तो मैं क्या किया, मैं उसके पास गया और मैंने बोला भाई मेरे को क्या चाहिए, अरे बोलो मेरे को क्या चाहिए, बैकअप चाहिए। अरे आया कि नहीं आया, तो मैंने क्या मांगा भाई, मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली बैकअप मांगा उनसे, और मैंने बैकअप मांग करके क्या किया, मैंने उस केस में उनसे जैसी बैकअप मांगा तो उसमें उन्होंने बता दिया कि भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉर एग्जांपल किसने डिलीट किया, क्या डिलीट किया, ये हर एक चीजें अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये हमारे सिस्टम पे मिल जाती है। देखो आपको और दिखा दे रहा हूं बेटा, अगर आप चैट में देख पा रहे होंगे, आया क्या चैट, आ गया, यस, देखो क्या लिखा है, सर आई हैव आस्क्ड फॉर द बैकअप, इट्स अर्जेंट। देख रहा है आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ, अरे यस और नो, 4 फरवरी में लिखा है, ये सबसे ऊपर वाला चैट, मैंने बैकअप मांगा उनसे, तो बोले सर सब्जेक्ट ग्रुप डिटेल चाहिए, पहले उसे सर्च करना पड़ेगा कब डिलीट हुआ है, देन उसके पहले का बैकअप देखना पड़ेगा। तो उनको यह भी पता है कि जो मैं मांग रहा हूं वो कब डिलीट हुआ है, वो बोले मैं सर्च कर लूंगा कब डिलीट हुआ, किसने डिलीट किया मैं बता दूंगा। तो मैंने बताया सी एंटर नवंबर 23 का चाहिए, ठीक है। तो फिर उन्होंने ही मुझसे पूछा सर कब डिलीट हुआ आप बता दो तो मेरी मेहनत बच जाएगी। तो मैंने कहा दिसंबर मंथ में डिलीट हुआ है जहां तक के, तो उनके पास था, तो उन्होंने मेरे को बता दिया ओके थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत पहले डिलीट हुआ है। तो अब हमारे पास तो डेली बैकअप होते हैं, अब आप फरवरी में बता रहे हो दिसंबर का, हमारे पास तो 60 दिन चले गए ना, तब मैं आपको लिख करके देता हूं। फिर उन्होंने कहा सर आपका न्यू सेटअप लगेगा, ये होगा वो होगा, ठीक है ये चाहिए वो चाहिए, उसकी बातें हुई, और फिर उन्होंने उठा करके मेरे को क्या किया, जो एक रिपोर्ट मुझे चाहिए थी एग्जाम रिजल्ट की, वो रिपोर्ट निकाल करके उन्होंने दे दिया। अरे आया कि नहीं आया। तो आज मेरा ये बैकअप हो रहा है ना, मेरे सॉफ्टवेयर से डिलीट हो जाने के बाद भी अगर चाहिए है तो उसके पास रखा हुआ है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्या है, ये सारे ये इंटरनल कंट्रोल के पार्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, इंस्पेक्ट टेक्निकल मैनुअल, यूजर मैनुअल जो है, कैरी आउट अ टेस्ट चेक एंड ऑब्जर्व एरर मैसेज क्या आता है, कंडक्ट रीपरफॉर्मेंस यूजिंग व्हाट दोस्तों, रॉ सोर्स डेटा, ठीक है, अप्लाइंग फॉर्मूले, बिजनेस रूल्स और वैलिडेशन। तो ये तरीका है, जब आप मेरे यहां पर आकर के ऑडिट करोगे आज से 1 साल के बाद, तो नाटा क्लासेस में कागज पत्तर नहीं मिलेंगे आपको, ये तो अभी मिल रहे हैं क्योंकि अभी हम टेस्टिंग स्टेज पर है। धीरे धीरे पूरे कागज पत्तर सब गायब हो जाएंगे मेरे यहाँ से भी। आपको एडमिशन लेना है, ऑनलाइन एडमिशन लेना होगा, nataclasses.com खोल करके दे देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म वहीं होगा, वहीं आप ही फिल करो अपना एडमिशन फॉर्म, वहीं बैठ करके टाइप करते रहो, वहीं सबमिट करो। कैश अगर आप पे करोगे हम वहाँ पे कैश कर देंगे, रिसिप्ट नंबर डाल देंगे, ओके हो जाएगा, मेरी अकाउंटिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली और यहाँ पे कैश आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आज जो इंटरनल कंट्रोल में फ्लॉ है वो कल मेरे आईटी सिस्टम से खत्म हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम ये नई बिल्डिंग के अंदर 4 फ्लोर है, मैं होऊंगा 4थे फ्लोर पे और काम चल रहा होगा ग्राउंड फ्लोर पे, मैं कहाँ तक निगाहें रखता हूँ, कहाँ तक ऊपर नीचे जाऊंगा। ऑटोमेटिकली ऑफिस कई गुना बड़ा हो जाएगा, स्टाफ और बढ़ जाएंगे, कितने सारे फ्लॉ आ सकते हैं मेरे इंटरनल कंट्रोल पे, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं सारा काम किससे करने वाला हूँ, आईटी से, इंफॉर्मेशन सिस्टम से। हर चीज मेरे फोन पे इंटीग्रेट होगी। यहाँ एडमिशन डाला, मेरे पास मैसेज आ जाएगा 1 एडमिशन हैज बीन टेकन इन द नेम ऑफ दिस, क्योंकि आप एडमिशन फॉर्म डाले बिना आप जाओगे नहीं यहाँ से। आप एडमिशन फॉर्म डालोगे, यहाँ सबमिट करोगे, व्हाट्सएप मुझे आएगा। कल के दिन अगर कुछ डिलीट या डीएक्टिवेट हुआ तो मेरे पास व्हाट्सएप है, डेली रिपोर्ट मेरे व्हाट्सएप आएगी, टुडे एडमिशन 34, समझ में, टुडे फीस इतनी कलेक्टेड, ये सब कुछ मेरे व्हाट्सएप पर आने वाला है। तो कल के दिन मेरे को शाम को बस देखना है कि वाकई में ये डेटा वो डेटा मैच कर रहा है कि नहीं, बस खेल ही खत्म। तो ये इंटरनल कंट्रोल अपन क्या करने वाले हैं। तो ये मैं जो अपने फायदे के लिए कर रहा हूं, साथ ही साथ इसमें किसका फायदा हो जाएगा, ऑडिटर का। ऑडिटर भी आकर के ये इंटरनल कंट्रोल को चेक करेगा, वो बोलेगा इंटरनल कंट्रोल सही है, तो बोलेगा भाई इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब मैं आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है ऐसा आईटी सिस्टम जब नाटा क्लासेस का बन जाएगा तो मैं जानना चाहूंगा, बीइंग एन ऑडिटर आपको ज्यादा समय लगेगा ऑडिट करने के लिए कि कम समय? कम समय लगेगा। क्या ये बात सच है? एकदम लग रहा है आपको कि कम समय? क्यों कम समय लगेगा? क्योंकि आप पता है क्या नहीं करोगे, बताओ आप क्या नहीं करोगे? आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर ही नहीं करोगे, ना आप वाउचिंग करोगे, ना आप वेरिफिकेशन करोगे, क्योंकि आपको पता है पूरा काम किससे हो रहा है, बताओ, सिस्टम से हो रहा है।
आज आपको एक एक कागज पत्तल को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कागज पत्तल ही नहीं। आप बोलोगे सिस्टम सही है तो सब कुछ सही होगा। अरे आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं? अगर सिस्टम सही है इसका मतलब है सब कुछ सही होगा। और आज इसीलिए समझो, जिस कंपनी का टर्नओवर कितना है, 5 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर है, उस कंपनी का ऑडिट इन्होंने जुलाई 21 में करके दे दिया। चालू किया होगा अप्रैल को, अप्रैल में जून जुलाई, जुलाई 21 को ऑडिट रिपोर्ट हाथ में थी। इतना फटाफट हो गया। और ये तो मैं अभी की बात कर रहा हूं, ये कौन सा है, ये जो मैंने निकाला है, ये अगर अपन बात करें किसके बारे में, 2022-23 की बात कर रहा हूं। अगर मैं 2021-22 की बात करूं, ठीक है, 21-22 की रिलायंस की अगर अपन निकालेंगे क्या, एनुअल रिपोर्ट, आपको देख करके बेटा हो सकता है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए कि भाई इन्होंने जो ऑडिट किया और ऑडिट रिपोर्ट को क्या कर दिया बताइए, साइन किया। तो वैसे अपना ऑडिट कब चालू होता है बताइए, 1 अप्रैल को चालू होता है ना ऑडिट, कुछ बोलते ही नहीं हो। इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट कब साइन कर दी, 6 मई 2022। 5 लाख करोड़ की कंपनी का टर्नओवर है। समझ, नाटा क्लासेस में भी ऑडिट करने आज की डेट में आओगे ना तो तुम अगस्त से पहले नहीं जा पाओगे। छोटा सा टर्नओवर है, लेकिन इतने नाटक है यहाँ पे अंदर, इतने फ्लॉज मिलेंगे कि आप खुद ही पागल हो जाओगे। ये कागज दो, वो कागज दो, ये करो, वो करो, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं है अच्छा। कई केसेस में ऐसा है कि रिसिप्ट ही नहीं बनी है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन बैंक अकाउंट में पेमेंट है। बच्चा क्या घर बैठे बैठे ऑनलाइन पेमेंट किया, यहां आया, उसने दिखाया स्क्रीनशॉट है, उसने रिसिप्ट मांगी नहीं, हमने रिसिप्ट दी नहीं, और हमने क्या कर दिया, बुक्स दे दिया। सो रिसिप्ट नहीं, ब्लैक मनी, अरे बैंक में आया चचोरे, ठीक है, काय का ब्लैक मनी, उसकी एंट्री होगी, बस रिसिप्ट नहीं पड़ी है। अब है ना यार, अब मेरे यहाँ जो बच्चा है कतर में बैठा है, अब कतर में बैठे तो क्या रिसीट यहां से भेजूंगे उसको, नहीं ना। मैंने 2 बच्चे ऐसे जो कतर में बैठे, एक बच्चा अबू धाबी से बैठ करके क्लासेस कर रहा है, तो उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, मेरे बैंक में आ गया, उन्होंने रिसिप्ट नहीं मांगी, उन्होंने को लाइव क्लासेस चाहिए, वो यहाँ आए भी नहीं, हमने पीडीएफ शेयर कर दी, लाइव क्लासेस कर दी, खेल खत्म। वो बच्चा ना रिसिप्ट मांग रहे, नाम दे रहे, लेकिन मेरे यहाँ तो पैसा बैंक में आया ना, तो बैंक में आया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी टैली में एंट्री जाएगी जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है उससे कोई गड़बड़ नहीं होगा, तो मेरे एंट्री बाद में होगी। लेकिन अब मेरा जो कौन है, सीए, वो क्या बोलेगा मुझसे, साहब बैंक में एंट्री दिख रही है, रिसिप्ट तो फाड़ी नहीं है, रिसिप्ट पढ़वाओ। गेटिंग माय पॉइंट। तो मेरा सिस्टम अभी ऐसा चल रहा है, लेकिन आगे जाके ऐसा नहीं होगा, सारा काम ऑटोमेटेड। भाई बच्चे को बोलेंगे तू यहाँ पे डाल, अपना ईमेल आईडी डाल, व्हाट्सएप डाल, किसका ले रहा है एडमिशन डाल, एक मैसेज अचिन सर को जाएगा एडमिशन टेकिंग, एक मैसेज तेरे को आएगा, दिस इज द पीडीएफ ऑफ व्हाट दोस्तों, योर रिसिप्ट व्हिच यू हैव पेड, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। Amazon जैसा काम होगा, तो आपको सिस्टम पे ध्यान देना होगा बस। अगर सिस्टम सही है तो तुमको ऑडिट 6 मई में करके दे दोगे, तुम तो नाटा क्लासेस का 10 अप्रैल तक के करके दे दोगे। अरे आया कि नहीं आया? तो आपको काम ज्यादा करना है कि कम करना पड़ेगा? कम करना है। 6 महीने में आके 34 करोड़ रुपए लेके चला गया। ये काम कितने महीने किया? 1.5 महीना, अप्रैल मई, ठीक है। बीच में उसने किया होगा छोटा छोटा काम, तो किया ही होगा बीच में, लेकिन इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल से 6 मई जो अपना नॉर्मल चलता है, हालांकि यहाँ तो क्वार्टरली स्टेटमेंट जाती है, ठीक है, वो इंटरिम जाती है, लेकिन आप समझ रहे हो ना, इसने काम ज्यादा नहीं किया, इसने सिर्फ क्या किया, बोलो ना, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम चेक किया, और यही काम अपन को करना है। सार समझ में आ रहा है? तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बताइए, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एज पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि ये आपने बचपन में कहाँ पढ़ा हुआ है, लॉ में, सेक्शन 134 ऑडिट बोर्ड रिपोर्ट, सेक्शन 143 ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 149 शेड्यूल, सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी के बारे में समझ में आए? तो ये आप खुद ही कर लेंगे। लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट, ठीक है। व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, क्या मैं जान सकता हूं? वेरी गुड। डेटा को क्या करना बेटा? एनालाइज करना। आज जिस हिसाब से मशीन को चलने के लिए तेल की जरूरत है बेटा, बिजनेस को चलने के लिए डेटा की जरूरत है। डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा आज की डेट में भाई वही इंसान इस सृष्टि को चला पाएगा, दुनिया को चला पाएगा जिसके पास क्या है? डेटा। तुमको कौन चला रहा है? मार्क भैया। कौन चला रहा है? मार्क भैया। से मार्क भैया कौन है? मार्क जुकरबर्ग बेटा, जुकर भैया का, जुकरबर्ग भैया सुना होगा आपने। मार्क जुकरबर्ग आपको पूरा चला रहा है। जितने आपके माँ बाप आपको नहीं जानते, उतने 2 लोग जानते हैं जिंदगी में आपको, एक है पेज और एक है मार्क जुकरबर्ग। पेज कौन सा पेज? लैरी पेज, गूगल का फाउंडर, गूगल का सीईओ। तो लैरी पेज आपको बहुत अच्छे जानता है गूगल में तुम क्या क्या सर्च कर रहे हो।
एंड्रॉइड में तुम क्या क्या हरकतें कर रहे हो बेटा सब पता है उनको, तुमने कौन कौन से ऐप डाउनलोड कर रखे, ऊपर से एंड्रॉइड हर एक चीज को उठा रहा है, आपको क्या पसंद है, आपके पास क्या है। फॉर एग्जांपल ऐप के नाम पे कौन से ऐप है, गेमिंग ऐप्स हैं, शॉपिंग ऐप्स हैं, बिजनेस रिलेटेड ऐप्स हैं, आप किस टाइप के ऐप्स यूज कर रहे हो सब पता है किसको, गूगल को, क्योंकि एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं। दूसरा, आप जो चैटें कर रहे हो बेटा, समझ में आए, आज अपने फ्रेंड को भेजोगे आई एम प्लानिंग टू बाय एन आईफोन, फिर इंस्टाग्राम पे जाओगे आईफोन के ऐड की बाढ़ लग जाएगी, खरीद लो 90,000 रुपए काट के 70,000 रुपए स्टूडेंट ऑफर, 10% ऑफ ओनली फॉर 2 days। तो ये सारी चीजें आना चालू हो जाएगी। कैसे आए, क्योंकि मार्क भैया ने देख लिया इसको आईफोन चाहिए, मार्क भैया को पता है इंस्टाग्राम में जाएगा तो इंस्टाग्राम में सबसे पहला ऐड कौन सा डाल दो, आईफोन का, और एप्पल वालों को बता दो कि ये लिंक से आ रहा है, इसका पैसा मार्क भैया के अकाउंट में जाना चाहिए, कमीशन। आया कि नहीं आया। तो जितना आपके माता पिता आपको नहीं जानते उतना मार्क भैया जानते हैं। तो डेटा इज अ न्यू ऑयल। यही लोग हैं जो बेटा आगे जाके संसार को चलाने वाले हैं। मार्क जकरबर्ग चलाने वाला है, गूगल चलाने वाला है, हर चीज तुमने गूगल को बता के रखी है। आज तुम कहां पर हो ये आपके पापा मम्मी को नहीं पता होगा कि सुबह सुबह हम कहां पर हैं, कोचिंग के नाम से कहां गए हैं, और 14 तारीख को हम कहां रहेंगे। ये बात आपके मम्मी पापा को नहीं पता रहेगी कि आप कहां पर हैं, मुझे पता नहीं होगी कि आप कहां पर हैं, लेकिन किसको पता होगी, गूगल को। स्नैपचैट को तब पता चलेगी जब तुम स्नैपे खरीदोगे, मतलब खींचोगे नलायक, लेकिन किसको पता रहेगी, गूगल को। गूगल देखता है लोकेशन में कि आप अभी कहां बैठे हो, आप कहां कहां जाकर क्या। अरे मैं देख के दंग रह जाता हूं जब गूगल का मंथ में लास्ट में एक ईमेल आते हैं दैट यू हैव बीन टू 2 towns, यू हैव टू बी विजिटेड 4 न्यू प्लेसेस, यू हैव बीन लाइक इतना आप किलोमीटर काम किया या वह आप चले हैं। ये सब गूगल मेरे को बताता है, रिपोर्ट भेजता है, मुझे नहीं पता आपको भेज रहा है कि नहीं, मेरे को तो भेज देता है, आपको नहीं। इज्जत कमानी पड़ती है बेटा। तो अगर अपन बात करें यस, तो गूगल मुझे क्या कर देता है बताइए, रिपोर्टें भेजता है। अरे कैसी रिपोर्टें भेज देता है कि भैया आपका जो गूगल मैप है उसके अंतर्गत आप मैप में पूरा टाइम के साथ भेजता है, भेजता ही होगा ना यार आपको भी। अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा लोकेशन की परमिशन नहीं दी है, टाइम लाइन अगर आप ऐसे जाएंगे इसमें तो मोस्ट प्रोबेबली आ जाना चाहिए, नहीं आया क्या, ये यहाँ पर आएगा टाइम लाइन है क्या, यह तो गूगल मैप के नाम से आएगा, पता नहीं क्या आता है, मैप के नाम से देखेगा किसी में तो आ जाए यार। यस नहीं नहीं मैं डिलीट नहीं करता है, कहाँ डिलीट करने का टाइम तो होना चाहिए डिलीट भी करने का बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, यहाँ पे सर्च करेंगे मैप तो आ जाएगा, शायद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है चलो जाने देते हैं। तो अगर अपन बात करें तो ऐसा क्या आ जाता है कि पूरा टाइमलाइन आ जाता है कि भाई गूगल का, कि भाई वो मुझे बता देते हैं कि भाई आप कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ घूम करके आए हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे गूगल जो है वो क्या कर देता है बताइए, शेयर कर देता है। ये सारे स्पॉन्सर के आ रहे हैं, वो मेन मेल खुल ही नहीं रहा जो मेन मेल है मेरा, चलो जाने देते हैं। नहीं आया होगा, आया कि नहीं आया, ये बिजनेस प्रोफाइल है, बिजनेस लोड नहीं हो रहा है, नेट नहीं चल रहा, डेट्स वाई प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, तो आ जाओ अब यहाँ पर। ठीक है चलिए, कोई भी डाउट यहाँ तक है दोस्तों, पक्का? यस चलिए पढ़ो जल्दी से फटाक से फर्स्ट लाइन। क्या पढ़ा? In today's digital age, when company rely on more and more on IT control and network to operate business, the amount of data and information that exists in these systems are enormous. A famous businessman recently said, data is the new oil. Combination of process, tool and technique are used to tap vast amount of electronic data. While it is true that company can benefit immensely from the use of data analytics in terms of increased profitability, better customer services, gaining competitive advantage, more efficient services operation. Even auditor can make use of what दोस्तों? Similar tool. क्या बोल रहा है? ऑडिटर ने भी ऐसे डेटा एनालिटिक्स का क्या करना चाहिए? इस्तेमाल करना चाहिए. The tools and technique that auditor use in applying the principle of data techniques are also known as CAT. CAT का full form क्या दिया है? Computer Assisted Audit Technique. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? डेटा एनालिटिक कैन बी यूज्ड इन टेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डेटा रिसाइडिंग इन आईटी सिस्टम यूजिंग व्हाट दोस्तों? स्प्रेड शीट. चलिए अब इसके लिए क्या बोला है? एसीएल क्या क्या करता है? अब ये जो डेटा एनालिटिक्स करने वाले जो सॉफ्टवेयर है लाइक आइडिया, ये क्या करेंगे एग्जाम के लिए, मतलब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या करते हैं? वो कंप्लीटनेस ऑफ डेटा को चेक करते हैं.
सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल, ऑडिट सैंपलिंग वही करते हैं, रिकॉम्प्यूटेशन ऑफ व्हाट दोस्तों, बैलेंसेस, रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्री, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएटिंग इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसी। ये सब कौन करके दे देता है आपको? आइडिया सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर खुद ही सैंपलिंग करेगा, आपके बैलेंसेस को रिकम्प्यूट करेगा, रीपरफॉर्म करेगा, जर्नल एंट्रीज को एनालाइज करेगा, फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करेगा। ये सारा काम कौन करके देगा? बोलो ना, अरे बोलते ही नहीं आप लोग। हाँ, कौन करके देगा? आइडिया। और आइडिया के अंतर्गत ये क्या सर्विस है बेटा? दैट इज अ सर्विस ऑफ व्हाट? डेटा एनालिटिक्स। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। जो मैं आपको दिखा रहा था, जो दिख नहीं रहा था उसमें, देखो नॉट अ प्रोफेशनल टाइप लाइट। आज ये बता रहा है कि मैं एक कंट्री में घूम के आया हूँ बेटा, ठीक है, 2 सिटीज में गया हूँ और 41 प्लेसेस में गया, जिसमें से 9 नई जगह थी। मेरे को खुद को याद नहीं मैं कहाँ कहाँ हुआ आया हूँ। 2 किलोमीटर मैं चला हूँ, 1 किलोमीटर मैंने साइकिलिंग किया, 925 किलोमीटर मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ। 77 घंटे से गाड़ी में ही था बेटा। मैं नागपुर होकर के आया हूँ। नई विजिट में मैं खाऊ गली गया बेटा, खाऊ गली, हाउ हमारी गली बेटा। यार था अड्डा गया, एशियन ब्रिस्टो गया हूँ। इसके अलावा मैं जिंदगी में और कहाँ कहाँ गया हूँ, ये बात मेरे मम्मी पापा को अभी तक के बताई किसी ने नहीं है बेटा, लेकिन किसको पता है? गूगल। यस, गूगल को पता है दोस्तों कि मैं कहाँ कहाँ, कब कब और किस किस समय किस किस के साथ गया हूँ बेटा, वो भी मुझे ये बता देगा। अरे आया कि नहीं आया? तो अगर अपन बात करें दोस्तों, तो मैं इतनी शॉपिंग, कल्चर, आप देख रहे हैं, स्पोर्ट्स, जिम, एयरपोर्ट में मैं 5 प्लेसेस गया हूँ बेटा। जबलपुर एयरपोर्ट, अंबेडकर एयरपोर्ट, केम्पे गोवड़ा एयरपोर्ट, बेंगलोर में था, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट बेटा। तो आज अलग अलग ये सब कुछ मुझे बता रहा है, ठीक है। 172 सिटीज आज तक मैं जा चुका हूँ, 1190 प्लेसेस मैं जा चुका हूँ आज तक के दोस्तों। तो ये सब कुछ किसने बताया? बताइए दोस्तों। गूगल ने बताया। अरे समझ में आया कि नहीं? हाँ, कंट्री चेंज नहीं हो रही कि कंट्री में गए नहीं बेटा, अपना देश ही सही है बेटा, अपन कभी विदेश गए नहीं है, ठीक है। आइए, तो अगर अपन बात करें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये जैसा डेटा का एनालिसिस उन्होंने किया, ऐसे ही सबके डेटा का एनालिसिस उनके पास होगा। उन्हें पता है कि मैं कब कहाँ क्या ज़्यादा जाता हूँ, उस हिसाब से वो मुझे ऐड दिखाएंगे, उस हिसाब से वो मुझे चीज़ें बताएंगे। क्या ये बात समझ में आई? पक्का, अच्छे से। तो यही चीज़ थी दोस्तों। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? बोलो, डेटा एनालिटिक्स एंड अपन ने कंप्लीट कर लिया ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। आपका होमवर्क क्या है? क्वेश्चन बैंक। कल आपको करके आना है। आप मुझसे डाउट पूछेंगे, वरना मैं आपसे पूछूंगा, फिर मारा पीटी हो जाएगी बेटा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन बैंक अपलोड कर देता हूं, अगर नहीं किया होगा तो देख लेता हूं मैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, टाटा बाबा, सी या।